हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम क्लैरिटी। तो इस वीडियो में हम विजन IAS के अक्टूबर मंथ के इकोनॉमी के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। देखिए, मैं ऑलमोस्ट हर बार इस चीज़ पे एम्फसाइज करती हूँ कि आपके लिए पूरे विजन IAS मंथली मैगजीन्स में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इकोनॉमी का है। और लेकिन देखिए, एक चीज़ स्पेसिफिक इस बार के लिए जो मैं आपको कहना चाहूँगी वो ये है कि अक्टूबर के मंथ की इकोनॉमी के सेक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है शॉर्ट न्यूज़ जो यहाँ पे आई है। लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट न्यूज़ है तो विजन IAS इसे बहुत ब्रीफली कवर करता है, लेकिन अ लॉट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी इम्पार्टेड, अ लॉट ऑफ एडिशनल क्लैरिटी नीड्स टू बी इम्पार्टेड जो आपको इस वीडियो में मिलेगी। प्लीज वॉच द एंटायर वीडियो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इनफैक्ट बहुत सारे स्टैटिक के कॉन्सेप्ट्स, जो इकोनॉमी के स्टैटिक के कॉन्सेप्ट्स है, जैसे बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस में रिलेशनशिप कैसा है, व्हाट इज द लॉजिक के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्यों है, या बार बार भूलते हैं, राइट। ये एक ऐसा इकोनॉमी का टॉपिक है जो सबसे ज्यादा ट्रबल करता है एस्पिरेंट्स को। तो आफ्टर यू कंप्लीट दिस वीडियो आई गारंटी कि इसके बाद ये पर्टिकुलर चीज आपको बिल्कुल ट्रबल नहीं करेगी। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें स्टैटिक की, बहुत सारी चीजें यहाँ पे एडिशनल जो क्लैरिटी दी जाएगी आपको, it will make your job a lot easier. So in case you find this video helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to the channel if you haven't done that. If you so wish, please share about this initiative with your friends जिन्हें आप समझते हैं कि वो भी इस चैनल से बेनिफिट हो सकते हैं। So please share TBM का initiative with them as well. ऑल्सो अगर आप किसी भी मंथ की विजन IAS मंथली मैगजीन से स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑल द वीडियोज आर अवेलेबल ऑन द चैनल। आई वुड लिंक देम इन द आई बटन। अक्टूबर मंथ की पॉलिटी एंड गवर्नेंस की वीडियो चैनल पर डल गई है, वो वीडियो भी मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी। प्लीज गिव इट अ वॉच टू, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थोड़ी सी बड़ी वीडियो बनी है इस बार क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन आया था पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो एक चीज मुझे आपको जो एक्स्ट्रा बतानी है वो ये है कि आप प्लीज, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप ये सारी हाईलाइटेड PDF चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे जब आप ये डिस्कशन सुन लेंगे और आपको प्रीलिम से पहले, मेन से पहले ये रिवाइज करना है या इंस्टेंटली भी रिवाइज करना है, तो आप सिर्फ ये हाईलाइटेड कीवर्ड्स पढ़ के अपनी रिवीजन कर सकते हैं। सो अगर आप यूजुअली 2 घंटे लेंगे इस सेक्शन को कवर करने में, लेकिन अब आप सिर्फ हाईलाइटेड कीवर्ड्स पढ़ के 1 घंटा लेंगे या उससे भी कम। और ये हाईलाइट ही इस तरह से किया गया है, इतना प्रिसाइसली हाईलाइट किया गया है जो आपकी प्रेपरेशन के लिए बिल्कुल एप्ट है। इससे ज्यादा आपको जेन्युइनली और कुछ भी नहीं रिवाइज करना, या आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और कुछ भी नहीं चाहिए। सो दीज आर वेरी बेनिफिशियल PDFs। प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, क्योंकि ये सारी PDFs वहां पे अवेलेबल की जाएंगी। इनफैक्ट इस टेलीग्राम चैनल पे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिलेगी, कुछ और कंटेंट भी। आई एम जस्ट वर्किंग ऑन इट, सो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। इफ यू वांट टू डायरेक्टली रीच आउट तो आप इस टेलीग्राम चैनल का डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन राइट टू मी देयर। ऑलराइट, सो दिस इज डन। वन मोर थिंग विच इज, अगर आप अपनी प्रेपरेशन दिसंबर के महीने से ही शुरू कर रहे हैं, दिसंबर 2023 से, या फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे ऑफ कोर्स हो सकता है, और आप बिल्कुल कंफ्यूज हैं कि आपने अभी नया नया मन बनाया है कि अब मुझे बहुत अच्छे से, या आप पहले प्रिपेयर कर रहे थे, बीच में छूट गया, अगेन यू वांट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, आपने 12th फेल देख ली है या जो भी, ठीक है, तो आप चैनल पे रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की गई है कैसे आपका नेक्स्ट 6 मंथ का प्लान होना चाहिए, ब्रीफली CSAT कैसे प्रिपेयर करना है, करंट अफेयर्स को प्रायोरिटाइज कैसे करना है, और इनफैक्ट एक पूरा रफ रोड मैप जो आपको अगले 6 महीने के लिए एक गाइडेंस देगा। तो आप इस वीडियो को प्लीज देख लीजिए, इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विथ टुडेज वीडियो। और पहला टॉपिक जो हमें आज डिस्कस करना है वो है कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ MS स्वामीनाथन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से। क्यों? क्योंकि अगर आप GS3 का सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें एक टॉपिक है एडवांसमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। अगर आपने सिलेबस पढ़ा है तो आपको ये टॉपिक पता है, और आप PYQs उठा के देख सकते हैं GS3 के मेंस के। आपको खुद ये पता चल जाएगा कि ऑलमोस्ट हर साल
एक किसी तरह की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और एसोसिएटेड साइंटिस्ट पे क्वेश्चन आया है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप 2024 में अपने मेंस लिख रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए इस GS3 के परस्पेक्टिव से यही बन जाता है कि MS स्वामीनाथन जी की क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं, बिकॉज ही हैज रिसेंटली पास्ड अवे एंड ही वाज नो लेस फिगर, राइट, ही वाज अ वेरी टॉल फिगर। उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी इंडिया की फूड सिक्योरिटी के लिए रही है, इट्स अनमैचेबल, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स नॉट वेरी इजी टू कवर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे लिखे हैं जिनको अगर आप रेप्लिकेट करना चाहते हैं अपने एग्जैक्ट पेपर में, तो क्योंकि अगर आपको समझ ही नहीं आएंगे तो आप उसको रट के शायद वहां पे स्पिल भी नहीं कर पाएंगे। समटाइम्स इट हैपेंस, राइट, अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल विद दैट। तो आई वुड मेक द थिंग्स ईजियर। जो भी चीज यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको शायद ना समझ आए, आई वुड सिंप्लीफाई इट, ऑलराइट। तो यहाँ पे न्यूज क्या है? एज आई जस्ट सेड, MS स्वामीनाथन, द लेजेंडरी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, हैज रिसेंटली पास्ड अवे। आप जानते हैं कि इन्हें फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, इनफैक्ट इनको फार्मर्स साइंटिस्ट भी बोला जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ वर्ल्ड फूड प्राइज। ओके, तो जो पहला वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया था वो MS स्वामीनाथन जी को दिया गया था 1987 में। क्यों दिया गया था? क्योंकि जिस तरह से इन्होंने लीडरशिप निभाई थी इंडिया की ग्रीन रेवोल्यूशन की। आप जानते हैं इनको बहुत तरह के अवार्ड्स मिले हैं, पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेसे अवार्ड और बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस, यू नो दैट वेरी वेल। ओके, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस जो MS स्वामीनाथन जी की रही है, तो आप इनफैक्ट एज इट इज ये पूरा बना के आ सकते हैं फ्लो चार्ट। तो जेंडर इक्वालिटी, इनफैक्ट आपको जेंडर इक्वालिटी के यहाँ पे हम आगे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि कैसे इन्होंने जेंडर इक्वालिटी के लिए प्रपोजल्स दिए इंडियन गवर्नमेंट को भी। ओके, तो जेंडर इक्वालिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स, डेफिनेटली। इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत रीसेंट एग्जाम्पल भी बताऊंगी, क्योंकि आप जानते हैं स्टबल बर्निंग है ना, एक बहुत ही टिकलिंग हमारे इंडियन सिनेरियो का टॉपिक है। हर साल हम इस चीज को देखते हैं। तो स्टबल बर्निंग पे भी MS स्वामीनाथन जी ने क्या कहा वो भी हम देखेंगे। इसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी फॉर रिसर्च, क्योंकि इन्होंने खुद का एक रिसर्च सेंटर भी खोला। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी, इकोसिस्टम की प्रोटेक्शन, सेल्फ सफिशिएंसी या फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। और साथ ही में कैसे बढ़ाएंगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी? ऑफ कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज करके, मैकेनाइजेशन यूज करके, और साथ ही में रिसर्च पे एम्फेसिस देना, क्योंकि रिसर्च के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, अब हम आते हैं एक्चुअल आंसर पे हमारे कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ MS स्वामीनाथन। पॉइंट नंबर 1, जेनेटिक रिसर्च। आप ये बात जानते हैं कि इन्होंने काम किया था ब्रीडिंग प्रोग्राम्स पे, डेवलप करने के लिए क्रॉप वैरायटीज को, जो ना ही केवल हाई यील्डिंग थे बल्कि पेस्ट और डिसीज रेजिस्टेंट भी थे। तो ऐसी बहुत सारी नई क्रॉप वैरायटीज इन्होंने बनाई। ओके, फिर उसके बाद हम आते हैं स्पेसिफिक वैरायटीज पे। अब देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने किया। आपको डेफिनेटली इसमें से 2-3 एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे अपने पेपर में रेप्लिकेट करने के लिए। तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल्स को। ठीक है, जैसे राइस का एक लिख लीजिए, 1-2 लिख लीजिए, वीट का लिख लीजिए। ठीक है, ऑलराइट। राइस वेराइटीज, आप जानते हैं एट द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्वामीनाथन वर्कड इन द इंडिका जपोनिका राइस हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम। तो आप सिर्फ ये लिख सकते हैं, इंडिका जपोनिका राइस हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में इन्होंने काम किया था। क्यों? क्योंकि हमें फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव, हाई यील्डिंग और शॉर्ट स्टैचर की राइस वेराइटीज बनाने थे, क्योंकि बड़ी ज्यादा लंबी जो क्रॉप हो जाती है ना, उसमें एक दिक्कत आती है जिसे हम लॉजिंग कहते हैं, जिसमें स्टेम ही टूट जाती है, क्योंकि इतना भारी हो जाता है, भारी नहीं संभाल सकती लंबी जो क्रॉप्स हैं। ठीक है, सो फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव, हाई यील्डिंग एंड शॉर्ट स्टैचर वेराइटीज ऑफ राइस। ठीक है, ताकि जो लो यील्डिंग टॉल वैराइटीज है उनको रिप्लेस किया जा सके। तो इस वर्क की वजह से हमें मिलता है ADT 27 एंड रासी। Okay, so you can of course note it down, ADT 27 varieties developed under this
डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। ऑफ कोर्स ये चीज़ जो इस प्रोजेक्ट में की गई, ये वेराइटीज़ जो हमें मिली, इससे डायरेक्टली हमारे को फूड सिक्योरिटी भी मिली, ग्रीन रेवोल्यूशन में भी कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ। इनकी ही गाइडेंस के अंडर साइंटिस्ट ने जेनेटिकली इंजीनियर किया सेलाइनिटी टॉलरेंस जीन्स को of a mangrove species into the cultivated rice plant. Of course आप जानते हैं मैनग्रोव्स अपनी salinity tolerance के लिए ही जाना जाते हैं, राइट? तो उनमें से कुछ जीन्स निकाल के आप क्या कर सकते हैं, अगर राइस वेराइटीज में डाल देंगे तो जो राइस वेराइटीज हैं वो भी सलाइन वाटर में उग सकती हैं, दे विल ऑल्सो बिकम टॉलरेंट। तो ये इन्होंने डेफिनेटली किया था, तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं ब्रीफली, फिर हम पेस अप कर लेंगे। जैसे अगर आप राइस वेराइटीज लिख रहे हैं, एक पॉइंट है आपका, ओके, मैं आंसर बता देती हूँ आप कैसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखिए सिर्फ इतना, आप लिख सकते हैं इंडिका जैपोनिका हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। और फिर आपने आगे हाइफन डाला और आप इसमें क्या लिखेंगे, सीधा ADT 27, ये आपकी राइस वेराइटीज होगी। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें राइस वेराइटीज में बना दिया, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड राइस वेराइटीज विद सॉल्ट टॉलरेंस जीन्स ऑफ मैनग्रोव, है ना। फिर उसके बाद आप एक और पॉइंट बना दीजिए जिसमें लिख दीजिए पूसा बासमती। तीन आपने राइस वेराइटीज के अंदर सब पॉइंट्स बना दिए। दिस इज हाउ यू राइट योर आंसर्स, ओके। ये बहुत रफ हो गया पर आई होप आपको समझ आ गया। इन्होंने एक राइस ब्रीडिंग प्रोग्राम को भी शुरू किया जिसमें क्या करना चाहते थे, बासमती स्ट्रेन्स में नॉन लॉजिंग बेसिकली ट्रेट लेके आना चाहते थे, जिससे हमें पूसा बासमती मिली। ऑलराइट, फिर उसके बाद हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, थर्ड कंट्रीब्यूशन पे, जो इन्होंने वीट वेराइटीज के लिए दी। तो अब राइस में इनफ कर लिया, राइस में ग्रीन रेवोल्यूशन वाला कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें अच्छा खासा मिल गया, ठीक है। हमें ADT 27 मिल गया, हमें मैनग्रोव स्पीशीज के जीन्स भी मिल गए सॉल्ट टॉलरेंस वाले, हमें पूसा बासमती भी मिल गया। अब इनका फोकस शिफ्ट हो जाता है वीट की तरफ, ओके। तो उस समय देखिए जब इनका फोकस शिफ्ट हुआ तो जितनी भी लोकल वीट वेराइटीज थी वो बहुत टॉल थी, और ऑफ कोर्स जितना टॉल क्रॉप वेराइटी उतना ज्यादा लॉजिंग, है ना, दे विल फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड। तो क्योंकि जो उनके ग्रेन्स हैं वो जब फिल हो जाएंगे ईयर हेड्स में तो यही होएगा, वो वेट ही नहीं संभाला जा सकता, ओके। तो हमें बेसिकली क्या करना था, कुछ ऐसे जीन्स डालने थे इनमें जो थोड़ा डॉफिंग ले आए इनके अंदर, डॉफ तो कर दे इनको लेकिन इनका यील्ड रिड्यूस ना हो। लेकिन उस समय इस तरह का कुछ भी हमें नहीं पता था, ओके। तो उस समय क्या हुआ, न्यू मैक्सिकन व्हीट डॉफ वैरायटी जिसमें नॉर्मन जीन्स थे, ये नॉर्मन बोरलॉ ने बेसिकली डेवलप किया था, जो आप जानते हैं जिनको ओवरऑल ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जाना जाता है, राइट। तो ये एक अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट थे, तो इन्होंने बेसिकली ये नई मैक्सिकन व्हीट डॉफ वैरायटी जो बनाई थी जिनके अंदर नॉर्मन जीन्स थे, तो इन्होंने इन्हीं से बेसिकली इनके पोटेंशियल को देखा, ओके, मैक्सिकन व्हीट डॉफ वैरायटीज को। और फिर फाइनली इनसे टेक अवेज लेके हमने डेवलप की सोनालिका और कल्याण सोना। ये तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, इनफैक्ट आप शायद छोटी क्लासेस में पढ़ के भी आए हैं ये एग्जाम्पल्स। तो जब आप वीट वेराइटीज लिख रहे हैं तो आप सोनालिका और कल्याण सोना के बारे में जरूर लिखिए। इनफैक्ट आपके प्रीलिम्स में हो सकता है कि MS स्वामीनाथन डेवलप्ड वेरियस वेराइटीज लाइक सोनालिका, कल्याण सोना, एक और वीट वेराइटी लिखी हो फॉर एग्जाम्पल, दीज आर व्हाट। तो ऑप्शंस होंगे राइस, फिर एक ऑप्शन होगा पोटैटो या कुछ भी ऐसा नॉनसेंस, फिर एक ऑप्शन होगा वीट, एंड वीट इज द राइट आंसर, ओके। तो ये चीज आपको यहाँ पे बिल्कुल पता होनी चाहिए। फिर हम आते हैं पोटैटो हाइब्रिड, ये नेक्स्ट पॉइंट है विच इज फोर्थ पॉइंट। तो इन्होंने बनाया फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट पोटैटो वैरायटी अलास्का फ्रॉस्टलेस, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है पार्टिसिपेटरी ब्रीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया पार्टिसिपेटरी ब्रीडिंग को, इन विच फार्मर्स आर असिस्टेड टू डेवलप न्यू लोकली अडेप्टेड वेराइटीज। तो मैं आपको एक बार ब्रीफली बता देती हूँ, क्योंकि एक्चुअली ना इकोलॉजी से, एग्रीकल्चर से बहुत सारी टर्म्स पिकअप करके प्रीलिम्स में उसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, यानी कि ऑप्शंस में डेफिनेशन लिखी होती है एंड दिस इज व्हाट, ऐसे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, जिसे हम PPB भी कहते हैं।
सो पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग एक्चुअली एक तरह की क्रॉप ब्रीडिंग ही है, जिसमें फार्मर्स क्या करना चाहते हैं, गिवन द फैक्ट कि वो किस तरह के वेदर कंडीशंस में हैं, लोकल क्या कंडीशंस हैं और क्या नीड्स हैं लोकल, ओके, तो इस तरह की वेराइटीज बनाना चाहते हैं या बेसिकली क्रॉप्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं इस तरह से, ओके, इस तरह की प्लांट वेराइटीज बनाना चाहते हैं। तो अब इनको इतना स्पेसिफिक चीजें कौन बताएगा जब ये काम करेंगे रिसर्चर्स, साइंटिस्ट्स। और इनफैक्ट जब मैंने बोला आपको कि जो लोकल नीड्स हैं, तो ऑफ कोर्स जो वहाँ के कंज्यूमर्स हैं, इन सब के कोलैबोरेशन में या सपोर्ट के साथ बेसिकली ये लोकली अडेप्टेड वेराइटीज बनाते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ थिंग्स आर डन इन दिस पर्टिकुलर थिंग। अब हम फाइनली हमने इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस देख ली जनरल, अब हम आते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक इकोलॉजी। ओके, तो इनको डिस्क्राइब किया गया था यूएनईपी द्वारा एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए, इनफैक्ट आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी। क्यों इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी क्यों बोला गया था? क्योंकि इनकी जो लीडरशिप रही है एवरग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन तो चलिए बहुत पुरानी बात थी ना, अब हमें चाहिए एवरग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन इनफैक्ट आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट आ जाए आपके मेंस में जहाँ पे ये लिखा हो कि नॉट ओनली MS स्वामीनाथन एंड इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट fostered the concept of green revolution, but he was also known as the father of evergreen revolution or father of economic ecology. With respect to this particular thing, please explain what is evergreen revolution and economic ecology and write MS Swaminathan's contribution towards this particular concept. ठीक है, तो क्वेश्चंस क्योंकि इतने बड़े आने लगे हैं तो आप इसके सब पार्ट्स ढूंढिए, उसको एक एक करके एड्रेस कीजिए। ओके, अब हम आ जाते हैं यहाँ कंटेंट पे। एवरग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि हमें बेसिकली प्रोडक्टिविटी तो इंप्रूव करती ही रहनी है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, लेकिन उससे कोई इकोलॉजिकल हार्म ना हो। सो आप हमें सदैव के लिए प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करते रहें इन परपेचुइटी, लेकिन विदाउट इकोलॉजिकल हार्म। दिस इज नोन एज एवरग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, अप्रोच क्या है? इट इज बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएट ब्लेंड ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस। जी हाँ, बिल्कुल, इकोलॉजिकल हार्म किए बिना इंप्रूवमेंट कैसे होती है? आप सब कुछ मिक्स कर लो अच्छी अच्छी चीजों का, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रीन एग्रीकल्चर, इको एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल बेस्ड ऑन इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो ये बेसिकली अगर हम MS स्वामीनाथन की बात करें तो ये हमेशा ही प्रेरित करते थे कि डू इकोलॉजी अप्रोच को अपना लीजिए। ओके, डू इकोलॉजी अप्रोच यानी कि यू डोंट डू फार्मिंग, यू डू इकोलॉजी। ओके, जब आप सिर्फ फार्मिंग के बारे में सोचेंगे तो आप एक बार को निग्लेक्ट कर सकते हैं इकोलॉजिकल उसके कॉन्सिक्वेंसेस। व्हेन यू डू इकोलॉजी यू टेक केयर ऑफ फार्मिंग एज वेल एज द इकोलॉजी। ओके, तो ये चीज यहाँ पे इनफैक्ट जो मैं आपको स्टबल बर्निंग के बारे में बता रही थी, तो MS स्वामीनाथन जी ने इस पे भी कुछ कहा था, और उन्होंने ये कहा था कि देखिए फार्मर्स क्या कर सकते हैं, राइस स्टबल जो है, ओके, जिसको बर्न किया जाता है, इसको इनकम बनाइए ना। सो दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच, राइट। उसको इनकम बनाइए रादर देन उसको इकोलॉजिकल डिजास्टर बनने से अच्छा है कि उसको बेचा जा सके, मे बी कोल प्लांट्स में बेचा जा सकता है। इस तरह से वो एक सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, जिससे सरकार का जो इनिशिएटिव है डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम वो भी पूरा हो सकता है। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ही प्रपोज द आइडिया, तो जब आप स्पेसिफिकली जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए द फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी के बारे में या कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इकोनॉमिक इकोलॉजी, तो आप ये तो लिखेंगे ही, एवरग्रीन रेवोल्यूशन की डेफिनेशन लिख दीजिएगा, अप्रोच लिख दीजिएगा कि ये ब्लेंड है पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रीन एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों का, कैसे वो डू इकोलॉजी अप्रोच को प्रेरित करते थे। एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं स्टबल बर्निंग वाला जो मैंने आपको बताया। और फिर आप जरूर लिखिएगा कि उनका आइडिया था 4 C's का। 4 C's में से C कौन कौन से हैं? Conservation, cultivation, consumption and commercialization. So he was never leaving commercialization. Try and understand this. तभी तो economic ecology है, उसमें इकोनॉमी का एस्पेक्ट नहीं गया है कहीं भी। ओके,
सो ये चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। सो कंजर्वेशन, कल्टीवेशन, कंजम्पशन, कमर्शलाइजेशन। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो ये टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन के बिना कैसे हो सकता है। Alright, so he was all for harnessing the best in frontier technologies and blending them with our rich heritage of ecological prudence। तो कुछ कुछ चीजें एंशियंट चीजों से भी हमें सीखी हम सीख सकते हैं जिससे इकोलॉजिकल हार्म नहीं हुआ करता था। तो ये सारी चीजें इको टेक्नोलॉजी बेस्ड बायो विलेजेस बनाने के लिए कहा करते थे। मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन बेस्ड विलेज नॉलेज केंद्रस या फिर विलेज नॉलेज सेंटर्स को भी ये प्रेरित करते थे। उसके बाद हम आ जाते हैं क्या इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। इनफैक्ट प्लीज ध्यान से सुनिए, अगर आपके मेंस में एक जनरल क्वेश्चन है ऑन एमएस स्वामीनाथन की कॉन्ट्रीब्यूशंस तो आप उसको 3 भागों में डिवाइड कीजिए। पहला सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस है, ऐसे जो भी जनरल कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, या फिर क्रॉप वेराइटीज आप अपनी पहली हेडलाइन बना सकते हैं, उसमें 5 पॉइंट्स। फिर उसके बाद दूसरा एज फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। फिर तीसरा कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशंस या इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसी लेवल कॉन्ट्रीब्यूशंस। फिर उसके बाद 5 पॉइंट्स, उसमें 5 पॉइंट तीनों में लिखेंगे, बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा आपका। ओके, देन यू गेट 15 मार्क्स। ओके, सो पहला यहाँ पे पॉइंट क्या है, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। तो जो नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स जब फॉर्म किया गया था, इट वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर स्वामीनाथन। और इनकी एक रिकमेंडेशन जो आप बहुत बार किसानों को भी बोलते हुए सुनते हैं स्वामीनाथन कमीशन की, वो कहते हैं ना बार बार के ये रिकमेंडेशन थी, सरकार वो क्यों नहीं पूरी करती, हमें कह रहे हैं कि आप सुनते हैं ये सब कुछ फार्म प्रोटेस्ट के दौरान। सो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, इनकी रिकमेंडेशन एक थी कि एमएसपी कितना होना चाहिए, इट शुड बी एटलीस्ट 50% मोर देन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 है, तो इसमें से कम 50 और होने चाहिए और फार्मर को 150 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये इनकी रिकमेंडेशन थी, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। सेकेंड जो मैं आपको बता रही थी, रिसर्च के प्रति इनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, इन्होंने खोला एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। जो पैसा इनको वर्ल्ड फूड प्राइज से मिला, इसको इन्होंने यूज करके रिसर्च सेंटर खोला जिसका नाम है MSSRF। कहाँ पे, चेन्नई में। कब, 1988 में। 1987 में इनको क्या मिला था, पैसा मिला था, राइट, प्राइज मिला था, तो वो पैसा आया और उससे खोला गया एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। फिर उसके बाद हम आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज। आप जानते हैं 2001 का जो एक्ट एग्जिस्ट करता है, इसमें भी इन्होंने रोल निभाया इन डेवलपिंग द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट ऑफ 2001। फिर उसके बाद आता है फूड सिक्योरिटी। ऑफ कोर्स द बिगेस्ट ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी के लिए इन्होंने बेसिकली 2 स्टेप्स सजेस्ट किए थे कि कैसे फार्मिंग में न्यूट्रिशन को भी आप अमेलगमेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए फूड सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ कैलोरी डेफिसिट को पूरा करना नहीं है, बल्कि न्यूट्रिशनल डेफिसिट को पूरा करना भी है। यू माइट बी कंज्यूमिंग इनफ कैलोरीज बट यू माइट नॉट बी कंज्यूमिंग इनफ ऑफ से आयरन और इनफ ऑफ से वाइटामिन्स। ओके, सो दैट इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट। तो इन्होंने क्या बोला कि देखिए हमें बनाना चाहिए एक जेनेटिक गार्डन ऑफ बायोफोर्टिफाइड प्लांट्स। इनफैक्ट एक जेनेटिक गार्डन ऑफ बायोफोर्टिफाइड प्लांट्स, इनका जो रिसर्च सेंटर है इन्होंने खोला भी है। ओके, तो क्या है बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर आप इसके विजुअल्स देखेंगे तो आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे कैसे प्लांट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि देखिए ये जो पर्टिकुलर प्लांट है इसमें विटामिन ए है, ये पर्टिकुलर प्लांट ऐसे प्रॉपर इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए भी वहां पे ये जेनेटिक, जैसे बोटानिकल गार्डन होता है ना, बोटानिकल गार्डन इज फॉर रिसर्च पर्पसेस, इंफॉर्मेशनल पर्पसेस, वैसे ही जेनेटिक गार्डन जहां पे बायोफोर्टिफाइड प्लांट्स, राइट, कि किसी फॉर एग्जांपल राइस वेराइटी में विटामिन ए को बायोफोर्टिफाई किया गया है, तो ऑन एग्जीबिशन फॉर द फार्मर्स। और इन्होंने क्या कहा था, कम्युनिटी हंगर फाइटर्स। इनफैक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये काफी प्रेरित करते थे बच्चों को कि आप बने हंगर फाइटर्स। कैसे आप अपने माँ बाप को, अपने पूरी कम्युनिटी को बताइए कि देखिए
ये जो तरीके से हम खा पी रहे हैं या रह रहे हैं, इससे तो हम माल न्यूट्रिशन ही रह जाएंगे. सो वी हैव टू बिकम, आप इन्फॉर्म कीजिए अपनी पूरी कम्युनिटी को कि हमें इस पूरे लूप से बाहर निकलना है. कहीं ना कहीं हमारा माल न्यूट्रिशन, हमारी जो हम लैग कर गए हैं सोसाइटी में आज तक, वो इसकी वजह से भी है. सो कम्युनिटी हंगर फाइटर्स का कॉन्सेप्ट ये लेके आए थे कि उनको बच्चों को, या जो भी कम्युनिटी हंगर फाइटर्स वॉलंटियर्स हो, वो उनको पूरी माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम के बारे में पता हो कि वो क्यों है, कैसे ओवरकम की जा सकती है. वो प्रेरित करे अपनी पूरी कम्युनिटी को, ओके, उससे लड़ने के लिए. फिर इसके बाद आता है डिजास्टर मैनेजमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट. MS स्वामीनाथन जी का ये कहना था कि हर एक पर्टिकुलर तरह की चीज के लिए कोड होना चाहिए. जैसे ड्राउट कोड, फ्लड कोड, गुड वेदर कोड. मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ. ड्राउट कोड से क्या मतलब है, जैसे सॉइल है, ठीक है, तो सॉइल में बेसिकली टाइम टू टाइम ये चेक किया जाए कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है. ओके, तो इट्स अ न्यूमेरिक रेटिंग ऑफ द एवरेज मॉइस्चर कंटेंट ऑफ डीप कॉम्पैक्ट ऑर्गेनिक लेयर्स, ताकि आप जब भी आपको लगे कि स्थिति खराब है, यू ऑफ कोर्स इन्फॉर्म एवरीबॉडी, यू बी प्रिपेयर्ड, एंड यू आर नॉट लाइक शॉक्ड बाय द डिजास्टर. ओके, सो यू आर प्रिपेयर्ड. फिर आता है उसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूशंस. ये कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, इन्होंने एस्टैब्लिश करने में हेल्प किए थे. आप इसमें से कोई एक दो भी याद कर लेंगे सो इट्स गुड इनफ. जैसे एक म्यांमार में भी था, इट इज नॉट रिटन हियर ऑल्दो, पर चलिए मैं आपको बता देती हूँ. इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, आई थिंक ये आसान है, नायरोबी में है ये. फिर उसके बाद इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी बहुत आसान है, ये रोम में है. नाउ बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल, so this is also something that you must remember. International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropics, this is near Hyderabad. International Center for Genetic Engineering and Biotechnology, this is in New Delhi. फिर उसके बाद हम इनकी एक कॉन्ट्रीब्यूशन 5-year प्लान्स के लिए जो इन्होंने दी है, तो इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है 6th 5-year प्लान में 1980 से 1985, जहां पे पहली बार इन्होंने क्या बोला कि हमें इंट्रोड्यूस करने चाहिए 2 न्यू चैप्टर्स, जो किए भी गए. जैसा कि मैं आपको शुरुआत में बता रही थी, जेंडर इक्वालिटी के लिए भी इन्होंने एक काफी बड़ा रोल निभाया है. तो एक चैप्टर इसमें से था विमेन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा चैप्टर था इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट. तो आप देख सकते हैं, विमेन एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इजी इनफ फॉर यू टू रिमेंबर, राइट. फिर उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम प्रोजेक्ट. इन्होंने को चेयर किया था United Nations Millennium Project को, which in early 2005 developed clear targets and a practical plan कि कैसे poverty, hunger, disease, illiteracy, environmental degradation, इन सबको reduce किया जाए, कैसे women के खिलाफ discrimination को reduce किया जाए अगले decade में, अगले 10 साल में. ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए. अगर आप conclusion लिख रहे हैं तो ये बिल्कुल डिट्टो conclusion लिख के आ सकते हैं कि इन्होंने क्या करने की कोशिश की, इस तरह के इन्होंने गाइडेंस दी कि जो साइंटिफिक इनोवेशन के फ्रूट्स हैं वो ऑलमोस्ट हर नुक एंड कॉर्नर तक पहुंच जाएं. ओके, सो दैट द ग्रोथ इज फॉस्टर्ड, सस्टेनेबिलिटी इज देयर, प्रॉस्पेरिटी फॉर जनरेशंस टू कम इज देयर. और इनकी जो ये विजन है वो अभी भी गाइड करती है पॉलिसी मेकर्स को टू क्रिएट अ रेसिलिएंट, self-sufficient and scientific agricultural ecosystem. ये आप बिल्कुल लिखिए, resilient, self-sufficient and scientific agricultural ecosystem. ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो ऑफ कोर्स अच्छे कंक्लूजन्स लिखने में हेल्प करते हैं. माय सजेशन इज ये 3 कीवर्ड जरूर लिखें, resilient, self-sufficient and scientific. अब हम आते हैं एक और एग्रीकल्चर के टॉपिक पे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR. तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली, आपको ये बिल्कुल पता ही होगा. किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ICAR? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. इनको पहले कहा जाता था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च. आई होप आपको ये भी पता है, आई थिंक हमने किसी पिछली कंपाइलेशन में भी इसको कवर किया है. एस्टैब्लिश किया गया था 1929 में एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में, ऑफ कोर्स सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर. और कब? बेसिकली इन द परसुएंस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर. या आप अपना जब स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो शायद उसमें भी पढ़ते हैं इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के बारे में.
और रॉयल कमीशन के बारे में तो पढ़ते ही हैं। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डेयर के अंडर आता है ये। अगर देखिए प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन आ रहा है और बॉडीज पे क्वेश्चन आता है, राइट, तो आपको यूजुअली ना फंक्शंस ऑब्जेक्टिव्स पे एक स्टेटमेंट तो होती ही है, 3 स्टेटमेंट है उसमें से एक स्टेटमेंट फंक्शंस या ऑब्जेक्टिव पे होगी ही होगी एक बॉडी की, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कोऑर्डिनेट गाइड मैनेज करने की कोशिश करता है रिसर्च एंड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर, जिसमें आता है हॉर्टिकल्चर भी, फिशरीज भी, एनिमल साइंसेज भी इन दी एंटायर कंट्री। तो आपको प्लीज हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल साइंसेज ये भी पता होना चाहिए, वहां जाके प्लीज शॉक मत हो जाइएगा। ओके, अब हम आते हैं क्या न्यूज क्या है। तो इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुई थी एक, फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट टूवर्ड्स जस्ट एंड रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम्स, नॉट इम्पॉर्टेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये होस्ट किया गया था, को होस्ट किया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो अब हम पहले देख लेते हैं इसका जो जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म है। तो हम आगे बढ़ने से पहले ये भी देख लेते हैं क्या बॉडी है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ICAR देख लिया। सो कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1971 एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में ऑफ डोनर्स जो सपोर्ट करते हैं 15 इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर्स को। ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट बिजनेसेस ये सब काम करते हैं मिलजुल के, तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, एक स्टेटमेंट यही होगी। ये ग्लोबल रिसर्च पार्टनरशिप है, रिसर्च पार्टनरशिप है किसके लिए, क्योंकि हमें चाहिए फूड सिक्योर फ्यूचर, है ना, और हमें ट्रांसफॉर्म करना है फूड, लैंड, वाटर सिस्टम्स को इन अ क्लाइमेट क्राइसिस। और इसके 5 इम्पैक्ट एरियाज हैं, मे बी आपके प्रीलिम्स में ऐसा है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से एग्रीकल्चर एक अलग से टॉपिक है। इनफैक्ट आई थिंक अगर आप शंकर पढ़ते हैं, कोई भी किताब पढ़ते हैं फॉर दैट मैटर, तो उसमें भी अब अलग से चैप्टर दिया हुआ है एग्रीकल्चर का, आई थिंक। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट एरियाज ऑफ CGIAR: न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी रिडक्शन, लाइवलीहुड्स एंड जॉब्स, जेंडर इक्वालिटी, यूथ एंड सोशल इंक्लूजन, क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। ओके, अब हम आ जाते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। ओके, ऊपर हमने देखा कि MS स्वामीनाथन जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा वेरियस स्तरों पे। अब हमें देखना है कि ICAR 1929 से आप यहाँ पे, तो आपका एक बेटर और रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम के प्रति क्या बेसिकली रोल रहा है या फिर अभी भी। तो पहला है क्रॉप वेराइटीज, यहाँ पे भी आपको कुछ दो एग्जाम्पल तो याद होने ही चाहिए, एक दो तो कर ही लीजिए लिखने के लिए, एटलीस्ट लगे एग्जामिनर को आप पढ़ने लिखने वाले हैं बच्चे, ठीक है। तो क्रॉप वेराइटीज कैसे ICAR ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रति। ओके, क्योंकि हमने बनाई बहुत सारी हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, जैसे राइस वेराइटीज। राइस वेराइटीज आपको पता होना चाहिए, जया जो फर्स्ट राइस वेराइटी थी रिलीज्ड इन इंडिया, फिर स्वर्ण, पूसा बासमती 1121, दिस इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बासमती राइस, पूसा बासमती 1121। कुछ बहुत छोटी इंफॉर्मेशन यहाँ जो लिखी है वो इंपॉर्टेंट हो सकती है। फिर उसके बाद व्हीट वैरायटीज, जैसे अभी इसमें से एक रीसेंट व्हीट वैरायटी भी आई है जो क्लाइमेट रेजिलिएंट है। खैर, अगर आपने न्यूज कवर करते हैं, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, देन यू नो वेरी वेल, HD 3086, DBW 187। फिर फ्रूट वेराइटी जैसे आम्रपाली, पोमोग्रेनेट, भगवा। सो ये सब कुछ आपको बेसिकली यहाँ पे पता हो, आम्रपाली लिखाएंगे तब भी चल जाएगा, एक मतलब ऐसे एग्जाम्पल। तो पहला पॉइंट था ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्रॉप वेराइटीज में बेसिकली इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। फिर उसके बाद आते हैं सीड प्रोग्राम्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। ICAR ने डिपॉजिट करे हैं सीड्स इन द Svalbard ग्लोबल सीड वॉल्ट एज सेफ्टी डुप्लीकेट्स। Svalbard ग्लोबल सीड वॉल्ट क्या है ये बेसिकली, और क्या रोल है इसका, मे बी आपके, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट हो गया प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, तो हो सकता है ये इंपॉर्टेंट हो। तो Svalbard ग्लोबल सीड वॉल्ट, आप जानते हैं Svalbard इज इन नॉर्वे, राइट।
तो ये जो एक्चुअली सीड वॉल्ट है ये कुछ नहीं है, एक सिक्योर बैकअप फैसिलिटी है, अगर आप इसे ऐसे कह सकते हैं तो, जो पूरे वर्ल्ड की क्रॉप डाइवर्सिटी है उसके लिए। ओके, तो आप क्या करेंगे, आप बेसिकली जो सीड्स के डुप्लीकेट्स हैं, ओके, तो आप उसको लॉन्ग टर्म में स्टोर करके रखते हैं। ओके, ताकि कभी भी कोई भी नेचुरल डिसास्टर हो जाए, वॉर हो जाए, सैबोटाज, कुछ भी, है ना, कुछ भी एक्सीडेंट, मिसमैनेजमेंट जीन बैंक्स में हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि मतलब उसका कोई डुप्लीकेट है ही नहीं दुनिया में, वो पूरा एलिमिनेट ही हो गया संसार से वो फूड वैरायटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो सीड डुप्लीकेट्स हैं बेसिकली, स्वेलबैड ग्लोबल सीड वॉल्ट में इसे सबमिट करवाया जाता है। जीनोमिक्स, तो basically ICAR helped establish the National Gene Bank in New Delhi. This is the second largest gene bank in the world. Maybe आपके prelims में लिखा हो that National Gene Bank in New Delhi is the largest gene bank in the world. False statement. It is the second largest one. Okay, तो यहाँ पे है more than 450,000 indigenous and exotic accessions of crop species and a large crypto preservation bank. आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे ICAR ने पार्टनर किया है ग्लोबल जीनोम सीक्वेंसिंग एक्सरसाइजेज में ऑफ राइस, व्हीट, टमेटो, पोटैटो और इंडिपेंडेंट, ये तो पार्टनर किया, और इंडिपेंडेंट सीक्वेंसिंग किया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आप ये लिख के आएंगे तो इट वुड बी बेटर। कैसे इंडिपेंडेंटली सीक्वेंस किया है इन्होंने जीनोम ऑफ पिजन पी, जूट, मैंगो एंड फिशेस। फिर हम आते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग के ऊपर। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में बेसिकली हमें एडेड एडवांटेज मिल जाता है वेस्ट रिसाइकिल का, क्लाइमेट रेजिलियंस का, रिस्क मिनिमाइजेशन का। ओके, हम ये की बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं हम, लाइफ स्टॉक भी वहीं, फार्मिंग भी वहीं, सब कुछ और फिर यूज भी हो सकता है, मन्योर वहां से मिल गया, ऑल दैट, राइट। सो डेवलप मॉडल्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री टू प्रमोट एग्री हॉटी, एग्री सिल्वी, सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम्स फॉर रेजिंग फार्मर्स इनकम। जैसे कि आपको पता है हमें पढ़ानी है फार्मर्स इनकम। ओके, एग्री सिल्वी करो आप, सिल्वी पेस्टोरल करो, एग्री हॉटी करो, डजंट मैटर। ओके, दिस इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिजिनस, तो ऑफकोर्स इन्होंने जो इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ कैटल है उनकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है, टेस्टिंग और सिलेक्शन करके। ओके, आप कुछ कुछ इंडिजिनस ब्रीड्स के बारे में जानते भी होंगे, सहीवाल काऊ, जैसे गीर कैटल, बन्नी बफलो। ओके, तो आप ये लिख सकते हैं। और इम्प्रूव्ड पोल्ट्री फार्मिंग, कैसे इन्होंने देसी बर्ड्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की है, जैसे निर्भीक, कड़कनाथ, अंकलेश्वर। ओके, ये कुछ कुछ नाम याद कर लो, इंटरेस्टिंग भी, आई थिंक पढ़ के भी आए हो ये तो बचपन में, इसमें से कुछ कुछ आप, राइट। फिर उसके बाद आते हैं हेल्थ के ऊपर। आप ये भी जानते हैं कैसे जो वैक्सीन्स और डायग्नोस्टिक्स डेवलप किए गए हैं ICAR द्वारा, उन्होंने इम्प्रूव्ड हेल्थ मैनेजमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है फॉर लाइवस्टॉक प्रोडक्टिविटी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एनिमल डिसीजेज हैं जैसे राइंडरपेस्ट, बोवाइन प्लूरा न्यूमोनिया, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, राइट। ये कुछ कुछ जो डिसीजेज हैं ये हमारी कंट्री से इरेडिकेट हो चुकी हैं, ऑल थैंक्स टू ICAR, इनके वैक्सीन्स और डायग्नोस्टिक्स की वजह से। मैं आपको बताती हूँ राइंडर पेस्ट क्या होता है। इट इज एक्चुअली नोन एज कैटल प्लेग ऑल्सो। ओके, तो इसमें क्या हुआ करता था बेसिकली, ये एक वायरस से ही होता है, राइंडरपेस्ट वायरस। ओके, जो बेसिकली कैटल और बफलो, आप जो भी कह सकते हैं, इसको इन्फेक्ट किया करता था। तो जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते थे तो उनके फीवर, है ना, बहुत ज्यादा रहता था, और उनकी वूंड्स हो जाते थे, कुछ स्पेसिफिक सर्कल्स से बनने लगते थे, स्पेशली माउथ के अराउंड, है ना, तो एक परमानेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, आईज, और फिर बहुत एक्सेसिव डायरिया, और फिर इवेंचुअली डेथ। तो ये होता था राइंडर पेस्ट की वजह से, लेकिन इसको हमने फाइनली इरेडिकेट कर दिया है कंट्री में से। ओके, क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग,
ऑफ कोर्स देखिए कैसे आईसीआर प्रमोट करता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, कम्युनिटी पॉन्ड्स को, क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज को जैसे पिजन पी, BRG1, BRG2, BRG5 एंड हाइड्रोपोनिक क्रॉपिंग को भी। फिर उसके बाद हम आते हैं बायोटेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। ऑफ कोर्स बायोटेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस क्या होते हैं? बायोफोर्टिफिकेशन, क्रॉप बायोफोर्टिफिकेशन, यानी कि एक क्रॉप है उसको हमें फोर्टिफाई करने का मतलब क्या होता है? हम उसको और सशक्त बना रहे हैं, क्योंकि हमने उसको, समझ रहे हैं, फोर्टिफाई मतलब यू आर लाइक अपिंग द पोटेंशियल ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग और यू मेकिंग मच स्ट्रोंगर, है ना। ऑल्दो इसका एक इंग्लिश मीनिंग ये है कि आप आसपास प्रोटेक्शन दे देते हैं, पर फोर्टिफाई का मतलब है यू आर जस्ट इंप्रूविंग ऑन समथिंग, ऑन योर ओन सिक्योरिटी और ऑन योर ओन पोटेंशियल, है ना। तो हम बेसिकली उस एक क्रॉप में एक एडिशनल कोई न्यूट्रिएंट डाल देते हैं, ठीक है, जो हम वैसे नहीं ले पा रहे कहीं से। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्रॉप बायोफोर्टिफिकेशन को भी अंडरटेक किया टू टैकल माल न्यूट्रिशन। बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स के एग्जाम्पल कुछ सोलापुर लाल, ये भी लिखाएंगे ना आप सिर्फ पेपर में, इट्स इनफ। ओके, दिस इज द फर्स्ट बायोफोर्टिफाइड पोमोग्रेनेट वेराइटी, सोलापुर लाल। उसके बाद ग्राउंड नट गिरनार 4 and 5, पूसा 00, वेरी इंपॉर्टेंट, पूसा 00 मस्टर्ड 31, ये फर्स्ट कनोला क्वालिटी इंडियन मस्टर्ड वेराइटी है। अभी तो धारा मस्टर्ड वेराइटी जो बनी है DMH11, राइट, उसको लेके इतना बवाल हुआ है, बट पूसा 00 मस्टर्ड 31 ये पहला कनोला क्वालिटी इंडियन मस्टर्ड वेराइटी थी। ओके, और आप ये भी जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो स्टबल बर्निंग को डील करने के लिए, राइट, बनाया गया था पूसा डीकम्पोजर। पूसा डीकम्पोजर बेसिकली क्रॉप्स रिसिड्यू, क्योंकि आप जानते हैं जैसे फॉर एग्जांपल फंजाई है ना, तो वो क्या करेगा, उसी जगह पे जैसे आपने रेसिड्यू जितना भी है वो फैला हुआ है तो आपने छिड़क दिया पूसा डीकम्पोजर, तो उसी जगह पे उसे डीकम्पोज कर देगा, ठीक है। और इंडिया ने डेवलप किया था फर्स्ट क्लोन्ड बफलो इन द वर्ल्ड, और साथ ही में प्रथम क्या है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइज्ड बफलो काफ, वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसे यूनिक एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो आई थिंक ये तो बहुत ही खूबसूरत आंसर हो जाएगा। आई नो अ लॉट टू रिमेंबर, बट जस्ट नोट देम डाउन, राइट। आप एक एक चीज हर जगह से नोट कर लीजिए एक पेपर पे, अपने पेपर से पहले यानी कि अपने एग्जाम से पहले उस पेपर को सिर्फ पढ़ के जाइए, ठीक है, एक एक एग्जाम्पल हर एक पॉइंट का, बस। फिर उसके बाद ब्लू रेवोल्यूशन कैसे इन्होंने प्रमोट किया है ICAR ने, केज कल्चर को, जैसे आप केज डाल के बेसिकली उसमें बड़ी सारी डेंसिटी आ जाती है ना, एक ही बार में बड़ी सारी फिश आ जाती है या फिर एक्वाकल्चर हो जाता है। साथ ही में ICAR ने डेवलप किया है इकोसिस्टम हेल्थ इंडेक्स टू मॉनिटर कोस्टल इकोसिस्टम, आइडेंटिफाइड बायोफेंस टू मिटिगेट इफेक्ट्स ऑफ ओशन पोल्यूशन, इंटेंसिफाइड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, ताकि उनको टैकल किया जा सके। इसके बाद लास्ट पॉइंट है एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। ओके, mulch laying machines, drone remote sensing machines and all of that. फिर उसके बाद हम आते हैं नेशनल टर्मरिक बोर्ड, वेरी इजी, बहुत छोटा टॉपिक है ये, लेकिन आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि ऐसी नई चीजें, मतलब देखिए पूरा आप सोचिए टर्मरिक को एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तभी तो फुल फ्लेज्ड एक बोर्ड बन गया है इसके लिए। ओके, लेकिन कभी भी ना कंफ्यूज मत होइएगा, कॉफी टी ये सब जो बोर्ड्स हैं ये एक्चुअली प्योर कमर्शियल बेसिस के लिए बनाए गए हैं, हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, ना कि हम इसको एग्रीकल्चरल के लिए बना रहे हैं पर्पसेस के लिए। तो आपके प्रीलिम्स में लिखा है इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, इट ऑफ कोर्स ये किसी कॉमर्स रिलेटेड उसके अंदर आता होगा, समझ रहे हैं आप, जो मैंने आपको बता दिया। सो इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ओनली, क्योंकि एक्सपोर्ट प्रॉपर कमर्शियल पर्पस के लिए लाया गया है इस बोर्ड को, ठीक है। सो सम लॉजिक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड, कहां पे, तेलंगाना, इंपॉर्टेंट फॉर यू, कहां पर है, तेलंगाना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हमें सबसे पहले तो डिमांड बनानी है, क्रिएट डिमांड इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। ओके, कैसे प्रमोट करना है नए प्रोडक्ट और वैल्यू एडिशन को, क्रिएट एंड इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ टर्मरिक एंड टर्मरिक प्रोडक्ट्स,
इंश्योर क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, पूरे सप्लाई चेन में टर्मरिक के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए, क्वालिटी को मेंटेन किया जाए। ओके, ट्रेडिशनल नॉलेज जो है टर्मरिक यूज से जुड़ी हुई, उसके एप्लीकेशन से जुड़ी हुई है ना, जो भी आज तक सदियों से है कैप्चर्ड है, उसको डॉक्यूमेंट करना। एनकरेज द स्टडीज, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड रिसर्च कि क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, हेल्थ एंड वेलनेस एनहांसिंग प्रॉपर्टीज है टर्मरिक की। कॉम्पोजिशन देख लेते हैं इस बोर्ड का। सबसे पहले तो एक चेयरपर्सन जिसको सिलेक्ट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, फिर उसके बाद 4 मेंबर्स होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को, मतलब 4 है तो 4 इंडिविजुअल। पहला होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, आयुष मिनिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स। ओके, तो कॉमर्स, एग्रीकल्चर, आयुष, फार्मास्यूटिकल्स। फिर 8 और मेंबर्स होंगे जो पूरी टर्मरिक वैल्यू चेन को कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़े होंगे। कुछ एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं। ओके, एंड दिस वुड बी वर्किंग अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अब ऑफ कोर्स आपके प्रीलिम्स की बात है तो कुछ इन्फॉर्मेशन टर्मरिक के ऊपर भी आपको पता होनी चाहिए, क्यूकर्मा लॉन्गा। ओके, तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और एक्सपोर्टर है टर्मरिक का पूरे संसार में। इंपॉर्टेंट फॉर यू। अरे मतलब आप खुद सोचो, सबसे ज्यादा हल्दी कहाँ खाई जाती होगी? दिस इज कॉमन सेंस, राइट? तो की फीचर्स, ट्रॉपिकल प्लांट है, ओके, जो बिलोंग करता है जिंजर फैमिली को। ओके, जिंजीबेरेसी। टेम्परेचर रेंज 20 to 35 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 1500 millimeters or more. Soil well drained, red loamy soil, important for you. ओके, हार्वेस्टिंग कब हो सकती है? 9 से 10 महीने बाद प्लांटिंग के। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉमन सेंस, इतने तो इन्फ्लुएंसर्स हैं आजकल, सब पता आपको, वो बताते भी रहते हैं अपनी वीडियोस में कि इसमें क्या होता है, एक नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम कर्क्यूमिन कहते हैं, राइट? और एक्चुअली पता है हल्दी में खुद कुछ नहीं है, इस इंग्रेडिएंट में कुछ है ऐसा। और वो क्या है? वो है बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसीलिए आप यूज करते हैं इसे घरों में। कभी कुछ होता है, हल्दी वाला दूध पी लो, ये कर लो, है ना? इसीलिए किसी को चोट लगी है तो इन्फ्लेमेशन ना हो, तो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं इसमें। और ये टर्मरिक को उसका कलर भी देता है। अगर हम इसका कल्टिवेटेड एरिया देखें तो 3.24 लाख हेक्टेयर्स इन इंडिया। इसका प्रोडक्शन है ऑफ 11.61 लाख टन्स, विच इज ग्लोबल टर्मरिक प्रोडक्शन का 75%। तो कैसे नहीं होंगे हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर? ओके, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में 30 वेराइटी से ज्यादा ग्रो की जाती हैं टर्मरिक की। ओके, और आपको लार्जेस्ट टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स भी पता होनी चाहिए। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि तेलंगाना में ये बोर्ड एस्टैब्लिश किया गया है, लेकिन तेलंगाना 2nd नंबर पे है, महाराष्ट्र नंबर 1 पे है हल्दी में। ठीक है, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडियन टर्मरिक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट्स क्या है। तो सबसे पहले तो हमारा एक नेबर ही है जिसका नाम है बांग्लादेश, फिर यूएई, यूएसए, मलेशिया। ओके, और हमारा जो वैल्यू है एक्सपोर्ट का, इट इज सेट टू रीच $1 बिलियन बाय 2030। तो जब हमें पता ही है कि इतनी बड़ी मार्केट है ऑलरेडी टर्मरिक की, सो लेट्स वर्क अ लिटिल मोर ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट? अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नोबेल प्राइजेस 2023। ओके, देखिए यहाँ पे अगेन ये जो नोबेल प्राइज वाली चीज है, ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्लीज पे अटेंशन, आई कैन रिपीट इट n नंबर ऑफ टाइम्स कि आपके लिए जो इस बार फीमेल लेबर फोर्स से रिलेटेड नोबेल प्राइज दिया गया है इकोनॉमिक्स के फील्ड में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी आपसे नोबेल प्राइज पे क्वेश्चन ना आए मेंस में, लेकिन आपसे डेफिनेटली कुछ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पे, या क्यों क्या रीजन रह जाता है कि उनके पे गैप रहता है मेल्स के साथ, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनफैक्ट आपने खुद ये नोटिस किया होगा, जब ये नोबेल प्राइज मिला उसके बाद कम से कम 1 महीने तक तो हर दिन ऑलमोस्ट कोई ना कोई किसी एक न्यूज़पेपर में इस पे एडिटोरियल लिख रहा था। इट वॉज सो इंटरेस्टिंग। जैसे क्लॉडिया गोल्डन ने, उनका जो काम है, वी विल डिस्कस इट, ओके,
उससे पहले देख लेते हैं नोबेल प्राइजेस दिए गए हैं 2023 के, बहुत रिसेंटली। नोबेल प्राइज क्या है? एक इंटरनेशनल अवार्ड है जिसको एडमिनिस्टर किया जाता है नोबेल फाउंडेशन इन स्टॉकहोम विच इज इन स्वीडन। और आप जानते हैं इट इज बेस्ड ऑन द लास्ट विल ऑफ एल्फ्रेड नोबल। आप जानते हैं एल्फ्रेड नोबल कौन है? ये एक्चुअली एक स्वीडिश इन्वेंटर है। आप इनको डायनामाइट के लिए जानते हैं, ब्लास्टिंग कैप के लिए जानते हैं, स्मोकलेस गन पाउडर के लिए जानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डायनामाइट के लिए, राइट? इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए दैट द कैटेगरीज वर इंस्टीट्यूटेड इन 1901 और ये एनुअली दिया जाता है अवार्ड। मे बी आपके प्रीलिम्स में बिल्कुल ही नॉनसेंस होगा, आई थिंक ये तो मतलब बच्चे बच्चे को पता ही एनुअली दिया जाता है, पर अगर फिर भी बाय एनुअली या ऐसा कुछ लिखा हो और आप फिर भी नहीं मार्क कर पा रहे तो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाइएगा, बस आपको सब पता है। ओके, 5 कैटेगरीज हैं बेसिकली, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेचुरल ओरिजिनल 5 कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी? मे बी आपके प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट लिखी हो, द ओरिजिनल 5 कैटेगरीज ऑफ नोबेल प्राइजेस वर पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, और फिर उसमें से एक हो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक साइंसेस ओरिजिनल कैटेगरी नहीं है तो ये रॉन्ग है, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओरिजिनल 5 कैटेगरीज जिसमें नोबेल प्राइज दिया जाने लगा वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। ओके, जिन्होंने पिछले साल में ह्यूमन काइंड के लिए ग्रेटेस्ट बेनिफिट किया होता है। फिर आता है 1968। 1968 में एक 6th कैटेगरी आती है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। ओके, पहला अवार्ड दिया जाता है 1969 में बाय द रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन। ये बेसिकली कैटेगरी आती है रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन द्वारा। ओके, तो नोबेल प्राइज विनर्स को मिलता क्या क्या है? पहला तो मिलता है एक नोबेल डिप्लोमा। अरे क्या है? सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आई सजेस्ट कि आप अपने क्यूरोसिटी के लिए आप इसे गूगल करके भी देख सकते हैं कि ये एक्चुअली हाउ डज इट लुक लाइक। सो इट्स लाइक दिस इज अ पीस ऑफ आर्ट। यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, बड़ी ऐसे सुंदर सा कुछ आर्ट जैसे कुछ भी बना हुआ है, यहाँ पे कुछ मे बी सोशल थीम भी हो सकती है। ओके, सो इट्स अ पीस ऑफ आर्ट यूजुअली। ओके, और यहाँ पे ऐसे सिंबल होता है, फिर आपका नाम लिखा होगा, है ना, और क्यों आपको दिया गया है, और एक छोटा सा नोट लिखा होता है, फिर साइन होता है नीचे और ईयर लिखा होता है, ऐसे। सो नोबेल डिप्लोमा इज अ यूनिक वर्क ऑफ आर्ट। फिर उसके बाद एक नोबेल मेडल, फिर इसके बाद एक कैश प्राइज मिलता है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर का। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपको ये पैसा चाहिए तो आपको पहले एक लेक्चर डिलीवर करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको ये पैसा मिलता है। ये प्राइजेस कौन देता है? अगर आपको ऐसा लगता है कि नोबेल प्राइज के लिए खुद आप नॉमिनेट कर देंगे खुद को, ऐसा नहीं होता, नॉमिनेटर्स होते हैं। तो सेल्फ नॉमिनेशन वाला हिसाब किताब नहीं, नॉमिनेटर्स डू नॉमिनेट। ओके, ओके, तो कौन अवार्ड करता है ये प्राइजेस? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज अवार्ड करती है। साइंसेज है, राइट? नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद आता है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। इट इज अवॉर्डेड बाय स्वीडिश अकेडमी, स्टॉकहोम, स्वीडन। फिर उसके बाद नोबेल असेंबली एट क्रोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम, स्वीडन, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। आपको बेसिकली मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं तो बेसिकली ये डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस देते हैं। एक और बात देखिए, जो जजेस है, जो ज्यूरी है बेसिकली, उनको प्रोहिबिट किया जाता है कि जो भी आपने डेलिब्रेशंस की जिसके वजह से आप इस कंक्लूजन पे रीच किए कि इनको ये प्राइज मिलना चाहिए इस साल के लिए, तो आप जो भी आपके डिसीजंस थे, जो डिस्कशंस थी, उसे 50 साल तक आप डिस्कस नहीं कर सकते। ओके, फिर उसके बाद आता है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, विमेन इन लेबर फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। पहली बात तो क्यों ही हमें जेंडर डिफरेंसेस को रिड्यूस करना है, क्योंकि अगर आप 50% ऑफ पॉपुलेशन को उनके पोटेंशियल को यूज ही नहीं कर पा रहे, तो जो सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूज हो ही नहीं रहे। आप इकोनॉमिक एफिशिएंसी कभी बढ़ा ही नहीं सकते, आप लेबर प्रोडक्टिविटी कभी नहीं बढ़ा सकते, आप पावर्टी नहीं डिक्रीज कर सकते, आप SDGs नहीं अचीव कर सकते। ओके, तो इस बार क्या हुआ है आपको ये भी पता होना चाहिए।
Sverris Ritz Bank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel 2023, इसको ऐसे ही बोला जाता है। इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज मिला जाता है वो ऐसे ही बोलते हैं एज इट इज पूरा। ओके, सो इसे अवार्ड किया गया है टू क्लॉडिया गोल्डन फॉर एडवांसिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ विमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स। इनफैक्ट हो सकता है आपके मेंस में वर्बैटिम भी पूछा जा सकता है, और इसके चांसेस कम है क्योंकि अभी मेंस बहुत दूर है, बट डेफिनेटली फीमेल लेबर फोर्स, जेंडर गैप, पे गैप, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें से बहुत सारे पॉइंट आप वर्बैटिम लिख के आ सकते हैं। पिछली सेंचुरी में, ओवर द पास्ट सेंचुरी, जो विमेन का प्रपोर्शन है पेड वर्क में वो ट्रिपल हो गया है बहुत सारी हाई इनकम कंट्रीज में। लेकिन आप जानते हैं अभी भी बहुत सिग्निफिकेंट जेंडर डिफरेंसेस रहते हैं। तो जो क्लॉडिया गोल्डन की रिसर्च है उससे हमें बहुत सारे सरप्राइजिंग इंसाइट्स देखने के लिए मिलते हैं विमेन्स हिस्टोरिकल और कंटेम्प्रेरी रोल्स इन द लेबर मार्केट से रिलेटेड। बहुत सारे रीजंस क्लॉडिया गोल्डन ऐसे देती हैं जो हम शायद सोच भी नहीं सकते। अच्छा, इस वजह से ऐसा हो रहा था आज तक। ओके, लेट्स जस्ट सी स्टेटस ऑफ जेंडर डिफरेंसेस। ग्लोबल स्टेटस क्या है अभी देखिए, 50% women आर इन पेड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर 100 women है तो उसमें से 50 आर इन पेड एम्प्लॉयमेंट, और अगर 100 men है तो उसमें से 80 आर इन पेड एम्प्लॉयमेंट। तो आप देख सकते हैं कि जेंडर गैप तो है। यहाँ ग्लोबल स्टेटस बात कर रहे हैं। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो ओनली अराउंड 25% ऑफ women पार्टिसिपेट इन लेबर मार्केट। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है लेबर मार्केट में। इट्स जस्ट लाइक वेरी लेस, ग्लोबल स्टेटस से भी कम। हम तो ग्लोबल स्टेटस को इतना बुरा बोल रहे हैं। इंडिया के स्टेटस की अगर हम बात करें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अमंग फीमेल्स इज 24%। देखिए, आई होप आप जानते हैं, अगेन स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में आता है वो लोग भी जो एम्प्लॉयड हैं और वो लोग भी जो काम ढूंढ रहे हैं पर अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, ये सारे मिलके बेसिकली ये सारे वो है जो काम में इंटरेस्टेड हैं। ये टोटल बनाता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ओके, तो हम जब कह रहे हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अमंग फीमेल्स इज 24%, विच इज डेफिनेटली नॉट एग्जैक्ट, अभी हम देखेंगे आगे क्यों, पर 24% अभी के लिए मान लेते हैं। तो आप सोचिए कि इसमें से ये तो सारी एम्प्लॉयड भी नहीं है, ये तो दीज आर लुकिंग फॉर वर्क, दे आर इन द मार्केट इन सम फॉर्म और द अदर, है ना। और अगर हम अमंग मेल्स देखिए, एक बार कंपैरिजन देखिएगा 2022 के लिए 73.6%। नाउ जस्ट कंपेयर, आई मीन दिस इज सो बैड। ओके, और उसमें से भी देखिए जो विमेन है वो वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा है। उनके पास आज काम है, उनको पता ही नहीं है उनके पास कल काम होगा भी नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले काम होते हैं। ओके, जिसमें बहुत कम लेबर इनकम है, बहुत ही कम जॉब सिक्योरिटी है। तो आप अगर अमंग विमेन देखेंगे तो वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट इज 77.3%, एंड अमंग मैन इट इज, ऑफ कोर्स मैन के अमंग भी है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इंडिया की जो एम्प्लॉयमेंट आप कह सकते हैं प्रॉब्लम है, उसमें से एक सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि यहाँ पे वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट में प्रोपोर्शन ज्यादा है, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी तो है ही नहीं ना। फिर उसके बाद आता है यू शेप्ड रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज अ यू शेप्ड रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। यू शेप का मतलब क्या होता है? ऑफकोर्स यू बन रहा है ना। तो ये एवोल्यूशन वाला चार्ट मत देखिए क्योंकि ये भी यू सॉर्ट ऑफ कुछ बताता है, लेकिन हम इसे बाद में देखेंगे। यू शेप्ड रिलेशनशिप का मतलब हम किस चीज के बारे में बता रहे हैं कि डेवलपमेंट और लेबर फोर्स, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बीच में यू शेप्ड बेसिकली रिलेशनशिप है। ओके, तो आप सोचिए ये बेसिकली जो ये होगा वो आप कह सकते हैं कि ये यहाँ तक वाला जो एरिया है वो पुअर कंट्रीज के लिए है। तो आप देख सकते हैं पुअर कंट्रीज के लिए जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है। ऑफ कोर्स देखिए, आप जानते हैं क्योंकि उनका एग्रीकल्चर में शेयर बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि
ज्यादा इनकम चाहिए होगी घर को चलाने के लिए, तो हर कोई काम करता है, चाहे छोटा काम ही करे, राइट। तो पुअरर कंट्रीज के लिए ज्यादा। फिर हम आ जाते हैं मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए, वहां पे बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ज्यादा जो हाई इनकम कंट्रीज है उसमें अगेन जो बेसिकली विमेन एम्प्लॉयमेंट है या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो ज्यादा है। क्यों? बिकॉज द विमेन आर एडुकेटेड हियर, द विमेन हैव द फ्रीडम हियर, right? They are doctors, they are scientists, they are teachers, they are whatnot, they are the CEOs, they are running businesses. Okay, so hence the U-shaped relationship between development and female labor force participation. I hope you got the logic here. फिर आता है earnings gap. जो जेंडर अर्निंग्स गैप है इज मोस्ट स्क्यूड अमंगस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इन इंडिया। द अर्निंग्स गैप हैज रिड्यूस्ड, डेफिनेटली अर्निंग गैप कम हुआ है। लेकिन देखिए तब भी मतलब अगर 100 रुपए का काम है और 100 रुपए ही मिलने चाहिए, तो आप एक विमेन को जस्ट बिकॉज ऑफ विमेन हो उसको 50 में कैसे रख सकते हैं, या 70 में भी कैसे रख सकते हैं, इनफैक्ट 80 में भी कैसे रख सकते हैं? अगर सेम काम के लिए आपने किसी और को 100 रुपए दिए हैं तो उनको 80 क्यों देंगे आप? तो ये इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। और ये बहुत कॉमन है। आई मीन आपने भी कभी ना कभी सुनी होंगी ये बातें कि इनको क्या रखना, 4 लेडीज को रख लेते हैं, ऐसा तो आपने सुना होगा आमतौर पे। तो 76% of what men earn is what the women are earning. Okay. Opportunities. Women are less likely to work in formal employment, आप जानते हैं, और उनके पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हैं बिजनेस एक्सपेंशन की और करियर प्रोग्रेशन की भी। हम क्लॉडिया गोल्डन जी के बहुत सारे इंसाइट्स पे आ जाते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी आपके मेंस में डायरेक्टली ये पूछा जाए व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, या फिर ये पूछा जाए कि व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ओके, यू शेप्ड कर्व, अब हम इसको देखेंगे, ठीक है। Previously, it was concluded that there was a clear positive association between economic growth and the number of women in paid employment. Okay, तो हमने ऑफ कोर्स ये चीज तो हम यूजुअली देखते हैं ना कि जितनी ज्यादा जीडीपी है, जितनी ज्यादा हाई इनकम कंट्रीज, उतना ज्यादा विमेन हमें पेड एम्प्लॉयमेंट में मिलती हैं। लेकिन मिस गोल्डन सेज कि ऐसा हर बार नहीं है, ठीक है। ये जो चीज है ये हर केस में रेलेवेंट नहीं है। इन द सेंस ये गोल्डन का जो यू कर्व है डेमोन्स्ट्रेटेड दैट देयर इज नो हिस्टोरिकली कंसिस्टेंट एसोसिएशन बिटवीन विमेन्स पार्टिसिपेशन इन द लेबर मार्केट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। लेट्स जस्ट सी, ये सेम ही कंट्री है, ठीक है, और इसमें जो मैरिड विमेन इन वर्क, तो पहले तो ऑफ कोर्स देखिए घर का ही काम है, एग्रीकल्चर है ना, तो इसमें सब काम करेंगे। सो लॉट ऑफ विमेन वर्किंग इन एग्रीकल्चर देन, एंड दिस इज 1790 से लेके सॉर्ट ऑफ 1850 तक, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दिस दैट। अब क्या है ना, अब आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। सो नाउ इट स्टार्ट्स फॉलिंग, जस्ट सी। और आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ी। इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ी ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद है या फिर इंडस्ट्रीज आने के बाद है, राइट। लेकिन क्या हो रहा है कि जो विमेन का पार्टिसिपेशन है वो तो हमें गिरता हुआ दिख रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद आती है इंडस्ट्री के बाद आती है सर्विसेज बेस्ड सोसाइटी, और इतने में ही बढ़ने लगती है एडुकेशन, और साथ ही में एडुकेशन के साथ साथ होती है इनकी एक्सपेक्टेशंस चेंज, और साथ ही में आ जाती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और आ जाती है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिससे प्रेगनेंसी को डिले किया जा सकता है। तो चाइल्ड बेयरिंग, चाइल्ड रेयरिंग वाली जो ड्यूटीज हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी कम होती हुई दिखती है, और इसकी वजह से ऑफकोर्स हमें ये ग्राफ ऊपर जाता दिखता है। सो हेंस यू सी द यू sort of curve here. Okay, social norms, आप जानते हैं मैरिज बार्स, दिस इज द थिंग विच प्रिवेंट्स मैरिड women from continuing their employment despite increased demand for labor.
और आप ये भी जानते हैं कि सिर्फ ऐसे शादी के बाद भी कितने समय तक 12-12 साल तक जो बहुत बार आपको शादी के 10 साल बाद कोई काम करना शुरू कर रहा है, ऐसे बड़े सारे केसेस मिल जाएंगे. सो फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, सो मैरिज बार्स या फिर सोशल नॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस. लेकिन डेफिनेटली जैसा मैंने आपको अभी भी समझाया कि कुछ इनोवेशंस ऐसी हुई हैं जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिन्होंने रिजल्ट किया है कि विमेन आर डीलेइंग मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ एंड दस इंक्रीजिंग देयर एजुकेशन एंड करियर प्रोस्पेक्ट्स. लेकिन ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि विमेन पार्टिसिपेट करना शुरू हो गई और लंबे समय के लिए तो उनका अर्निंग गैप कम हो गया. ऐसा तो बिल्कुल हुआ ही नहीं है. इट हैज नेवर कंप्लीटली डिसअपेयर्ड. लेकिन हाँ, ये जो गैप है वो थोड़ा सा 1970s से लेके अभी तक कम होता हुआ दिख रहा है. फिर उसके बाद क्या हुआ, डेली वेज सिस्टम को गिव अप कर दिया गया, मंथली पे सिस्टम आ गया. तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे भी दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर दैट डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीजिंग एजुकेशन लेवल्स अमंग women and a doubling in proportion of women working for pay, the earnings gap essentially stayed the same between 1930 and 1980, partially due to abandoning of piece work contracts. आई होप आप समझते हैं पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स का एक पीस ऑफ वर्क के लिए काम मिला, यानी कि आप ये मशीन ठीक कर दो, मशीन ठीक करने के पैसे. चलो ये काम हो गया, कल आपको फॉर एग्जाम्पल मैं दे दूंगी ये घड़ी ठीक कर दो, घड़ी ठीक करने के पैसे, ये मॉडल बना दो, मॉडल बनाने के पैसे. ठीक है, तो ये पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स अब नहीं बचे. और उसके बाद मॉडर्न पे सिस्टम्स आ गया, मंथली वेजेस आ गया, तो डेली बेसिस वाली चीजें ऐसी नहीं बची. ठीक है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमें ये जो पे गैप है वो इम्प्रूव होता हुआ नहीं दिखा. पेरेंटहुड इफेक्ट, वही चीज जो विमेन है दे इमोशनली नेचुरली दे एंड अप टेकिंग ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड केयर इकोनॉमी. ओके, तो ये भी एक रीजन है इनका जो इम्पैक्ट करता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को. वेरी इंपॉर्टेंट, आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से इंडिया में क्या मेजर्स लिए गए हैं जेंडर गैप को रिड्यूस करने के लिए. कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, तो आप जानते हैं इसमें लिखा है कि पेड मटर्निटी लीव को इंक्रीज किया जाएगा अप टू 26 वीक्स. मैंडेटरी फैसिलिटीज दी जाएंगी इन एस्टैब्लिशमेंट्स हैविंग 50 और मोर एम्प्लॉयज. ओके, सेफ्टी रखी जाएगी विमेन के लिए जो नाइट शिफ्ट में काम करती हैं. सो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, देन कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस 2020. यहाँ पे बेसिकली the employment of women in the above ground mines including open cast workings and in below ground working in technical supervisory and management work where continuous presence may not be required. फिर उसके बाद कोड ऑन वेजेस 2019 जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए विमेन और मेन के बीच में या किसी भी जेंडर के बीच में. फॉर द सेम वर्क दे मस्ट गेट सेम पे, ये तो हमारा संविधान भी कहता है. और ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट, कैसे विमेन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं. ओके, नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं. लेकिन वे फॉरवर्ड क्या है अगर हमें जेंडर डिफरेंसेस को रिड्यूस करना है वर्कफोर्स में. सबसे पहली बात तो अगर आपको जेंडर डिफरेंसेस को रिड्यूस करना है, इरेडिकेट करना है वर्कफोर्स में, तो पहले पता लगाओ जेंडर डिफरेंसेस है क्यों. प्लीज असेस एंड एनालाइज, फिर उसके बाद लीजिए कलेक्टिव एक्शन, कोऑर्डिनेटेड एक्शन, बोल्ड एक्शन. ओके, तो इसमें प्राइवेट पब्लिक सेक्टर लीडर्स सब हों इसको इम्प्लीमेंट करने में. फिर उसके बाद आती है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट कीजिए एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, क्योंकि यही रीप करेंगे अच्छे बेनिफिट्स. जैसे ब्राजील का एग्जाम्पल ले लीजिए. ब्राजील में जब पैंडेमिक आया तो इमरजेंसी एड के कैश ट्रांसफर प्रोग्राम लेके आया गया. ओके, जिसमें जो विमेन लेड हाउस होल्ड थे, जिसमें मतलब जो लीड करने वाली जो ऑफ कोर्स समझते हैं, चाहे वो सिंगल विमेन है, सिंगल पेरेंट्स है, जो भी विमेन लेड हाउस होल्ड हैं, उनको जो बेनिफिट्स दिए गए वो डबल थे, है ना, बाकियों के कंपैरिजन में, जिससे पॉवर्टी रेट डिक्रीज होती हमें दिखी. लेकिन और साथ में पैंडेमिक का इतना इम्पैक्ट नहीं देखा. कॉन्जीनियल इन्वायरमेंट, ऑफ कोर्स देखिए अगर आप चाहते हैं कि विमेन बिजनेसेस एक्सपैंड करे, करियर प्रोग्रेशन करे, तो टैक्सेशन रिफॉर्म्स ले आइए, और बड़े सारे रिफॉर्म्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉजिस्टिकल जो आप यहाँ पे कीजिए. बायसेस को, सोशल नॉर्म्स को टैकल कीजिए, क्योंकि यही बायसेस, सोशल नॉर्म्स, डिस्क्रिमिनेशन कॉस्ट करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी को $6 ट्रिलियन अकॉर्डिंग टू OECD.
ओके, क्या कर सकते हैं, इंडिया बहुत कुछ कर भी रहा है। अंडर एज मैरिज कब कीजिए, ओके, डोमेस्टिक वायलेंस कब कीजिए। सबसे बढ़िया बात, विमेन रिजर्वेशन बिल आया है, सो इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्टेड फीमेल ऑफिशियल्स। ओके, एक्सेस टू माइक्रो फाइनेंस, इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर, एन इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर प्रोजेक्ट इन इंडिया फाउंड के देखिए ग्रेटर एक्सेस टू माइक्रो फाइनेंस लोन्स, इनकी वजह से होता है ज़्यादा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, क्योंकि ये करती हैं बड़े सारे सेल्फ एम्प्लॉयड ड्रिवन वर्क्स, विच इज़ अ गुड थिंग। तो माइक्रो फाइनेंस का एक्सेस बढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद हम आते हैं, देखिए अ लॉट ऑफ labor force participation has happened lately. Okay, periodic labor force survey report, very important। आपको सबसे पहली बात तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये पता होना चाहिए कि कौन रिलीज करता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS रिपोर्ट, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। It was launched by National Sample Survey Organization in 2017 और इसका की ऑब्जेक्टिव है एस्टिमेट करना की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स एनुअली। इंपॉर्टेंट है, एक चीज ध्यान से सुनिए, मे भी आपको ये पॉइंट समझ ना आए तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा। इन शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ 3 months फॉर द अर्बन एरियाज ओनली इन करंट वीकली स्टेटस। इसका मतलब क्या है, सिर्फ अर्बन एरियाज के लिए 3 महीने बाद वाले एनालिसिस भी निकलते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द करंट वीकली स्टेटस। अब एक ध्यान से सुनिए, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन करंट वीकली स्टेटस फॉर persons of age 15 years and above in urban areas declined to 6.8% in January to March 2023 quarter। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, मैं एक और बार रिपीट करती हूँ, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन करंट वीकली स्टेटस फॉर पर्सन्स ऑफ एज 15 years and above in urban areas declined to 6.8% in January to March 2023 क्वार्टर। इसका मतलब पहली बात तो सिर्फ अर्बन एरियाज के लिए है, और मैंने क्वार्टर बोला, राइट, जनवरी टू मार्च। तो यहाँ पे आपको पता चल गया सिर्फ अर्बन एरियाज के लिए 3 महीने वाली चीज निकलती है। ओके, और साथ ही में मैंने क्या बोला कि ये करंट वीकली स्टेटस के हिसाब से मैंने बेसिकली आपको ये 3 महीने वाला एक्सट्रापोलेट करके बताया है, या एनालाइज करके बताया है। तो ये बेसिकली ये पॉइंट लिखा है, शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ 3 months फॉर अर्बन एरियाज ओनली इन करंट वीकली स्टेटस in both usual status and current weekly status in rural and urban areas annually। annual वाली चीज तो urban और rural दोनों के लिए निकलती है, usual status में भी, current weekly status में भी। ओके, अभी हम देख लेंगे, आपको ये भी समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। सो डू नॉट वरी एट ऑल। क्या इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं PLFS में, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें जो ढूंढ रहे हैं, जो एम्प्लॉयड हैं, वो सब आते हैं। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होती है कि पूरी पॉपुलेशन में से कितने एम्प्लॉयड पर्सन हैं, तो वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो। फिर आती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इट्स एक्चुअली परसेंटेज ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड विद रिस्पेक्ट टू लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में मैंने आपको क्या बताया था, क्या क्या आएगा, अनएम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड, है ना। तो अनएम्प्लॉयड इज टू लेबर फोर्स इज बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट, के लेबर फोर्स में से कितने अनएम्प्लॉयड रह गए। एक्टिविटी स्टेटस, एक्टिविटी स्टेटस क्या होता है कि आपने बेसिकली कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की हैं, कि मतलब आपने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी की भी है ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड रेफरेंस पीरियड, और यहाँ पे हमको मिलता है यूजुअल स्टेटस। यूजुअल स्टेटस मतलब इसका रेफरेंस पीरियड है 365 डेज। ऐसे कुछ होता है पैरामीटर कि आपने पिछले 1 साल में इतने दिन काम किया तो आप एम्प्लॉयड गिने जाएंगे, ठीक है, ऐसे बड़े कम से दिन होते हैं। ओके, फिर उसके बाद करंट वीकली स्टेटस, यानी कि आपने पिछले 7 दिन में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज की हैं इतने दिनों के लिए, तो आप एम्प्लॉयड हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक दिन होते हैं 7 दिनों में से भी। ओके, की फाइंडिंग्स क्या है PLFS की। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन टोटल देख लेते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2017-18 में था 49.8%, 2022-2023 के लिए 57.9%। तो आप देख सकते हैं इम्प्रूव।
ओके, फिर हम रूरल पे आ जाते हैं, LFPR 50.7 60.8 increase, urban 47.6 50.4 increase, male 75.8 78.5 increase, in fact female 23.3% to 37.0% increase, worker to population ratio total मतलब एम्प्लॉयड कितने लोग हैं तो वो भी बढ़ा है, ठीक है, 46.8% से 56%। अनएम्प्लॉयड रेट कम हुआ है 6% से 3.2%, याद रखिएगा इसे। अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज के, विच इज बॉन्ड यील्ड। तो देखिए यहाँ पे एक हमें पहले न्यूज पढ़नी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको जो मैं समझाऊंगी वो समझ आएगा। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया ओपन मार्केट ऑपरेशन का, जिसमें उन्होंने सेल किया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, जिसकी वजह से क्या हुआ, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गए टू देयर हाईएस्ट लेवल इन फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। ओके, आप जानते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई क्यों करता है, रुपी लिक्विडिटी कंडीशंस को एडजस्ट करने के लिए, ताकि मार्केट स्टेबिलिटी रहे। अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, G6 बहुत ज्यादा मार्केट में बेची गई, तो इससे क्या हुआ, मार्केट में बहुत ज्यादा G6 हो गई। अब किसी चीज की बहुत, मैं बड़ा ऐसे क्रूड आपको एक एक एनालॉजी दे रही हूँ, तो जब एक चीज की बड़ी ज्यादा अबंडेंस हो जाती है तो उसकी इंपॉर्टेंस यूजुअली कम हो जाती है ना। तो लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कोई तो उसे खरीद ले, तो फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे अरे मैडम आप ले जाइए इसे, आपको मैं ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे दूंगा। तो यही हुआ है यहाँ पे, बॉन्ड यील्ड मतलब जो उस बॉन्ड को खरीद रहा है उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। सो दिस इज एक्चुअली वो इंटरेस्ट जो एक इन्वेस्टर को मिलता है, दैट इज नोन एज बॉन्ड यील्ड। अब ध्यान से सुनेगा, आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया जो मैंने बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे दिया आपको, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बिकॉज आई हैव टेकन दिस लाइक sort of responsibility on my shoulders that I have to make it easier for you, right? फिर उसके बाद सबसे पहले तो आता है बॉन्ड्स क्या होते हैं। ओके, तो बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे पैसा बोरो किया जा सकता है। अगर मैं बॉन्ड इशुअर हूं तो मतलब मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं बॉन्ड को इशू करूंगी और आप बॉन्ड को खरीदेंगे, तो आप बेसिकली लेंडर हैं, आप मुझे पैसे देंगे और आप ये बॉन्ड रख लेंगे, ठीक है, और मुझे पैसा मिल जाएगा। ओके, और फिर मैं थोड़े समय बाद आपको क्या करूंगी, पैसा लौटा दूंगी और हर साल आपको कोई इंटरेस्ट भी देती रहूंगी। ओके, तो दिस इज अ बॉन्ड। ओके, सो ये चीज आपको बिल्कुल यहाँ पे पता होनी चाहिए। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं, जिनको हम इंडिया में G6 कहते हैं, यूएस में ट्रेजरी कहते हैं, यूके में गिल्ड्स कहते हैं। इनफैक्ट आप जब स्टैटिक पढ़ते हैं ये तीनों ही वर्ड पढ़ते हैं, बट यूजुअली ये टर्मिनोलॉजीज ऐसे हैं, ठीक है। सो ये जो G6 हैं बेसिकली दे कम विद सॉवरेन्स गारंटी। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब एक चीज की गारंटी है ना, तो ये वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स है। तो ऑफकोर्स सेफ है और सरकार को भी पता है जो मैं दे रहा हूँ वो सेफ है, ठीक है, तो मेरे को इतनी इंटरेस्ट रेट देने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है कि सेफ में सब इन्वेस्ट करेंगे, तो आई एम लाइक आई डोंट हैव टू गिव एनीथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, सो ऑटोमेटिकली इट इज आप समझ सकते हैं ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसपे सबसे ज्यादा लोएस्ट इंटरेस्ट रिटर्न्स भी मिलते हैं। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यील्ड्स कम होते हैं यूजुअली G6 पे। फिर हम आते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के ऊपर, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रिस्कियर होते हैं बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ फेलियर इन केस ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, क्योंकि हमेशा एक रिस्क रहता है कि कंपनी वुड नॉट रीपे द लोन जो उन्होंने बॉन्ड को इशू करके लिया है। तो ऑफकोर्स कि आप उन पे ट्रस्ट कर लें तो कंपनीज आपको कहती हैं अरे हम आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे, है ना, हम फेल भी हो गए, आप इंटरेस्ट रेट इतना कमा लोगे, आप टेंशन मत लो। सो ये लॉजिक है बेसिकली। फिर हम आते हैं बॉन्ड यील्ड पे, ऑल्दो मैं आपको समझा चुकी हूँ, फिर भी अब मैं आपको एक अलग तरह से एग्जाम्पल देके एक चीज बताना चाहती हूँ जिससे आपको रिलेशनशिप पता चलेगा बॉन्ड प्राइस बॉन्ड यील्ड का। तो यील्ड क्या है बॉन्ड का, जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टर को मिलता है जो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड यील्ड। कितना यील्ड कर रहे हो आप, है ना, जो मिलता है यील्ड ही तो कहते हैं ना उसे हम। ओके, लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट फिक्स्ड, इट चेंजेस विद द
प्राइस ऑफ बॉन्ड। मे बी आपके प्रीलिम्स में आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चेक करने के लिए ये लिखा हो, ऐसे 3-4 स्टेटमेंट्स है विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड यील्ड, या फिर 5 स्टेटमेंट्स, कुछ भी हो सकता है बेफालतू आपका टाइम खराब करने के लिए। और उसमें से एक स्टेटमेंट है, फॉर एग्जाम्पल उसमें से एक स्टेटमेंट है दैट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ बॉन्ड इज फिक्स्ड। अब ये स्टेटमेंट इतनी ब्लैंड है कि अगर कोई पढ़ के ही नहीं गया और इतना वहां पे प्रेशर होता है तो आप इसको भी सही करके आ गए, क्योंकि कुछ गलत सा नहीं लग रहा है इसमें। अगर मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आता तो मुझे सही लग रही है स्टेटमेंट, समझ रहे हैं आप? तो ये आप बेसिकली ध्यान रखिएगा दैट इट इज नॉट फिक्स्ड। ओके, तो अगर मैं इसको मैनिपुलेट करने का चांस हमेशा है ना, नॉट लग सकता है इसके आगे, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, लेकिन अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा बॉन्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है, कि क्यों रेट ऑफ रिटर्न जो है वो फिक्स्ड नहीं है। तो अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओके, हर एक बॉन्ड का एक फेस वैल्यू होता है, ओके, और एक कूपन पेमेंट होता है जिसे आप इंटरेस्ट रेट कहते हैं, राइट? ये स्टैटिक है, मतलब आता ही है आपको, पर फिर भी ओके। और साथ ही में एक होता है बॉन्ड प्राइस भी, ये अलग लिख लेते हैं इसको, जो फेस वैल्यू में इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब कब इक्वल होगा कब नहीं होगा अब हम देखते हैं। अब आप पहला एग्जाम्पल सुनिए, ठीक है? एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक 10 ईयर जीसेक है और इसकी फेस वैल्यू है इसकी 100 रुपए, ओके, और उस पर कूपन पेमेंट है या इंटरेस्ट रेट है ₹5। ओके, तो अगर आप एक बायर हैं, आप इस बॉन्ड को खरीदेंगे तो आप फेस वैल्यू देंगे, ऑफ कोर्स 100 रुपए देंगे आप सरकार को, ये एक चीज है क्या, आप सरकार को 100 रुपए देंगे और सरकार आपको हर साल 5-5 रुपए देती रहेगी अगले 10 साल के लिए, ठीक है? और फिर 10 साल जब खत्म हो जाएंगे तो फाइनली आपको 100 रुपए भी मिल जाएंगे। ओके, तो इस केस में क्या हुआ, बेसिकली बॉन्ड यील्ड क्या हुआ, आपको रेट ऑफ रिटर्न क्या मिला या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिला, 5%। इजी, राइट? ये तो बहुत आसान था। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। लेकिन अब आप दूसरा सिनेरियो इमेजिन कीजिए, एक दूसरा एग्जाम्पल। ओके, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एग्जाम्पल यही है कि एक ही बॉन्ड है जो मैंने आपको बताया 100 रुपए वाला, ठीक है? वही कूपन यहाँ पे पेमेंट है बेसिकली 5% वाली, ठीक है? लेकिन यहाँ पे 2 बायर्स आ गए। I mean, there are 2 people who are willing to lend to the government. Now, in such a scenario, there's a huge demand. Okay? तो जो बॉन्ड प्राइस है या फिर सेलिंग प्राइस है बॉन्ड का, नाउ इट विल नॉट रिमेन 100 फॉर श्योर। ओके, या तो 105 कर देगी सरकार या 110 हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे आ गई है कंपेटिटिव बिडिंग बाय द 2 बायर्स। सो दिस इज समथिंग यू मस्ट रिमेंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं सिनारियो लेती हूँ जहाँ पे 110 में बिका है। ओके, अब 110 में ये बिका और आपको ये पता होना चाहिए कि कूपन पेमेंट तो 5 रुपए ही है। इट्स नॉट 5% एक्चुअली, इट्स ₹5 ओनली। ओके, 5 रुपए ही है। तो आपको ये बात यहाँ पे पता होनी चाहिए कि 5 रुपए बेसिकली 110 का कितना पड़ा। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेट ऑफ रिटर्न कम हो गया, मतलब यील्ड कम हो गई। अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है कंफ्यूज होने की। मैंने आपको ऊपर अभी न्यूज़ क्या बताई, करंट अफेयर्स क्या बताया, कि क्योंकि अचानक से बड़े सारे जीसेक्स आ गए हैं मार्केट में, तो किसी चीज़ की प्रेजेंस जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, राइट? लेकिन क्योंकि कम वाली इंपॉर्टेंस को भी आपको बेचना ही है तो आप कहेंगे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे ले लो, है ना? तो इस वजह से यहाँ पे यील्ड बढ़ गई थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक ही वो है, यानी कि बहुत कम प्रेजेंस है एक बंदे की, तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी हुई है, ठीक है? तो इस वजह से बेसिकली इस पे इस बढ़ी हुई इंपॉर्टेंस को खरीदने के लिए आप कम इंटरेस्ट रेट पे भी मान जाएंगे। सो दिस इज 4.5%, जस्ट अ क्रूड एनालॉजी, बट आई होप यू गेट माई पॉइंट। ये लॉजिक ये है। अगर आपका मन करे तो आप एक और बार इस
इस पर्टिकुलर सेक्शन को सुनिए जिसमें मैंने ये समझाया है। थोड़ा सा ये खुद से लिख लिख के देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। 100 रुपये 5 रुपये ऐसे करके देखिए, 4.5%, 5%, यू विल गेट एवरीथिंग। ओके, इट्स नॉट रियली अ बिग थिंग। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 आप ऑफ कोर्स समझ गए होंगे। ये आई थिंक प्रीलिम्स में एक बार पूछा भी गया है कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। की फाइंडिंग्स क्या है? ऑफ कोर्स ये डिस्कस करता है करंट स्टेट क्या है ग्लोबल इकोनॉमी की। फिर आता है ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होगी 2023 में? 2.4%। एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी एक्सेप्ट ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया हैज स्लोड। तो मतलब ईस्ट एशिया ग्रो की है सॉर्ट ऑफ अच्छी, और सेंट्रल एशिया बाकी इट हैज स्लोड सिंस 2022। वरिंग ट्रेंड्स क्या है? पुअर नेशंस की इंडेप्टेडनेस, स्लोअर ग्रोथ जो हमें मेजर रीजन्स में देखने के लिए मिल रही है, और इनएडिक्वेट मल्टीलैटरल रिस्पॉन्स। इसीलिए मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स के रिफॉर्म्स भी जरूरी है। इंडिया स्पेसिफिक प्रोजेक्शंस क्या है? इंडिया की ग्रोथ 6.6% इन 2023, 6.2% इन 2024। इंडिया के केस में एक्सटर्नल सेक्टर ने, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स ने डोमेस्टिक ग्रोथ को फॉसिक। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बेसिकली क्या है, इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट। आपको अंकटाड पता होना चाहिए यहाँ पे। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ कि मुझे आपको क्या समझाना है, वो ये है पॉइंट नंबर 1। मतलब पहला मैं समझाऊंगी सब, डोंट वरी, कोशिश करूंगी कि सब समझा सकूं। फिर उसके बाद देयर इज दिस आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेट्स एक्चुअली डू फ्रॉम हियर इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स। फिर उसके बाद हम दोबारा ऊपर जाते हुए चीज़ें देखेंगे। ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई थी तो आपको ये पता होना चाहिए कि इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स कौन बेसिकली रिलीज करता है। तो जेपी मॉर्गन। ओके, तो जेपी मॉर्गन बेसिकली ऐड करने वाला है इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को भी टू इट्स बेंचमार्क इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स फ्रॉम जून 2024। ये एक बेंचमार्क इंडेक्स है फॉर मेजरिंग टोटल रिटर्न परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनेशनल गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेट बॉन्ड्स। ओके, तो ये बेसिकली ताकि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सके चीज़ों में। अगर इसमें बेसिकली इंक्लूड हो जाएंगे हमारे बॉन्ड्स, तो इससे क्या होगा, इट विल लोअर द कंट्रीज सॉवरेन बोरोइंग कॉस्ट, क्योंकि हमारी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर हम तो ओके, तो हमको आसानी से पैसा मिल जाएगा हमारी सरकार को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। इट विल हेल्प फिनेंस द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल्सो, क्योंकि हमें बेसिकली अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलेगा, हमें लोग लैंड करेंगे सॉर्ट ऑफ। ओके, free up liquidity for domestic finances to deploy in more productive assets, increase demand for the rupee। तो sort of ये एक तरीका है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी को भी प्रमोट करने का, बेसिकली इंडिया का स्टैचर बढ़ाने का भी। हम हर जगह बढ़ना चाहते हैं, सो दिस इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द स्टेप्स। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, अंकटाड को, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर्स है जिनीवा, स्विट्जरलैंड। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, एस्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 1964। 195 मेंबर्स हैं, जिसमें से इंडिया भी एक मेंबर है। 4 मेन एरियाज हैं इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से। पहला है ट्रेड एंड डेवलपमेंट, दूसरा है इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्राइज, तीसरा है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, चौथा है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज। ओके, सो ये बेसिकली आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। रिपोर्ट्स सारी आपको पता होनी चाहिए। आई थिंक एक बार तो पूछ ही लेते हैं, एक क्वेश्चन तो हो ही जाता है कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है वाली यूपीएससी के प्रीलिम्स में। सो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको अभी हमने डिस्कस किया, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट।
Okay, now again an important thing. PCA framework, prompt corrective एक्शन. आई होप आप promptness का मतलब समझते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए उसी समय एक्शन लेना. करेक्टिव यानी कि बिना टाइम वेस्ट किए बिगड़ती हुई चीज को करेक्ट कर लेना. ओके, उसके लिए कोई एक्शन लेना, तो उसे हम पीसीए फ्रेमवर्क कहते हैं. तो जब बैंक्स बिल्कुल क्राइसिस की सिचुएशन में होते हैं, बिल्कुल ही खत्म होने की सिचुएशन में होते हैं, तो आरबीआई लेके आता है अपना प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क उस पर्टिकुलर बैंक्स के ऊपर. ओके, तो आरबीआई बेसिकली क्या करने वाला है, अक्टूबर 2024 से एक्सटेंड करने वाला है अपना पीसीए सुपरवाइजरी नॉर्म्स टू गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसीज, जिससे बेसिकली आरबीआई के हाथ में फटाफट से सुपरवाइजरी इंटरवेंशन आ जाए एट द एप्रोप्रिएट टाइम, ताकि बैंक कोलैप्स ना हो, एनबीएफसीज कोलैप्स ना हो. ओके, इसकी वजह से एनबीएफसीज को इनिशिएट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करने पड़ेगा रेमीडियल मेजर्स को इन अ टाइमली मैनर, और फिनेंशियल हेल्थ को रिस्टोर करना पड़ेगा. क्या क्या करेक्टिव एक्शंस लेने होते हैं, डिस्क्रिशनरी एक्शंस रिलेटेड टू ये आरबीआई डिसाइड करती है. गवर्नेंस चेंज करनी हो, जैसे बोर्ड बदलना हो, जो भी कैपिटल, प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप डिविडेंड नहीं देंगे 4 महीने तक, जो भी रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट है ना. रिस्ट्रिक्शन ऑन ब्रांच एक्सपेंशन के बिल्कुल बर्बाद होने की कगार पे हो, ब्रांच एक्सपेंशन पे पैसा लगाते रहो, अपनी सैलरियाँ निकाल लो, लेकिन वैसे बैंक खत्म हो रहा है. ओके, तो ये सारी चीजें बेसिकली यहाँ पे होती हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में. प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसीज वाज इंट्रोड्यूस. अभी तो देखिए गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसीज की बात हो रही है ना, वैसे एनबीएफसीज के ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है दिसंबर 14, 2021 से. जस्ट गिव मी अ मिनट. मे बी आपके प्रीलिम्स में लिखा हो दैट पीसीए फ्रेमवर्क फॉर all the NBFCs या PCA framework for NBFCs will be introduced from October 2024, but that is a false statement. That is for government owned NBFCs, right? तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए. ओके, now this is very important. तो ये बेसिकली द फ्रेमवर्क हैज सिंस बिन रिव्यूड एंड इट हैज बीन डिसाइडेड कि इसको अब हम एक्सटेंड करेंगे टू गवर्नमेंट एनबीएफसीज, लेकिन ये बेस लेयर एनबीएफसीज पे नहीं अप्लाई होगा. बेस लेयर क्या होते हैं, वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज जिनका एसेट साइज है बिलो ₹1000 करोड़. ओके, तो ये होता है बेस लेयर. बाकी जो 3 लेयर्स हैं वो कौन सी हैं, बेस के बाद मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर. इन पे ये होगा मिडिल लेयर, टॉप लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर, इन पे होगा बेसिकली. ओके, कुछ गवर्नमेंट एनबीएफसी का एग्जांपल पीएफसी, आरईसी, आईआरएफसी, ये सब कुछ यहाँ दिया हुआ है. फिर आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स डायरेक्शंस 2023 रिलीज. वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैं जेपी मॉर्गन वाला आपको बता रही थी, इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स वाला, वैसे ही ये भी एक बहुत फेमस चीज हुई थी अक्टूबर में. इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपको ये पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स एंड लार्ज डिफॉल्टर्स डायरेक्शंस 2023. अभी मेरे को कुछ भी नहीं पता यहाँ क्या लिखा है, लेकिन मुझे इतना तो इसको पढ़ के, सिर्फ इतनी सी बात को पढ़ के पता चल गया है कि कोई डायरेक्शंस है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेके आया है, किनको ट्रीट करने के लिए, विलफुल डिफॉल्टर्स को और लार्ज डिफॉल्टर्स को. ये तो मुझे समझ आ गया. विलफुल डिफॉल्टर्स क्या होते हैं, जो जान पूछ के डिफॉल्ट करते हैं, जो मतलब आप कह सकते हैं कि उनकी आदत ही है डिफॉल्ट करना, मतलब इन द सेंस किसी मजबूरी में कि उनकी पेमेंट कैपेसिटी नहीं है, बहुत बुरी स्थिति में है तो पे बैक नहीं कर पाए, ऐसा कुछ नहीं है. सब है अच्छा खासा, सब दे सकते हैं वापस, पर बस उनका बस नहीं कर रहे वो, क्योंकि वो पैसा उनको मौज मस्ती में लगाना है. सो दे आर विलफुल डिफॉल्टर्स. ओके, विलफुली डिफॉल्ट करते हैं. और लार्ज डिफॉल्टर्स ऑफ कोर्स जो एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा बड़े अमाउंट वाले डिफॉल्टर्स हैं. ठीक है, तो इनके लिए कुछ आई हैं डायरेक्शंस. अब देखते हैं क्या आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. पहली बात तो ये डायरेक्शंस किस पे अप्लाई होंगी, ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज पे. जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं जिसमें बैंक्स आते हैं, एनबीएफसीज,
cooperative banks, regional rural banks, local area banks, all India financial institutions including NABARD, SIDBI, EXIM, NHB, okay। तो ये सब कुछ। डेफिनेशन विलफुल डिफॉल्टर कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा। विलफुल डिफॉल्टर वो बोरोअर है या गारंटर है जिसने डिफॉल्ट किया है विदाउट बीइंग कंस्ट्रेंट, यानी कि कोई मजबूरी नहीं है, कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं थे उस पर ये करने के, है ना, और उनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ₹25 लाख एंड अबव, उससे नीचे वाले विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में भी नहीं आते, ठीक है। तो आपने 5,000 का डिफॉल्ट किया है तो आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं हो सकते, जस्ट इन केस, ऐसा हो नहीं सकता, बट ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया जो पॉसिबल भी नहीं है, बट स्टिल, ठीक है। तो मिनिमम आपका 25 लाख तो आपने डिफॉल्ट किया होना चाहिए विलफुली। लार्ज डिफॉल्टर 1 करोड़ या उससे ज्यादा। बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो जैसे ही एक अकाउंट को एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एक एसेट को या फिर एक लोन दिए हुए को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि उस पर रिटर्न आना बंद हो जाता है ना, जैसे ही एनपीए डिक्लेयर कर दिया उसके 6 महीने के अंदर, यानी कि एनपीए डिक्लेरेशन के 6 महीने के अंदर उसे क्लासिफाई किया जाएगा, ओके, एज विलफुल डिफॉल्टर। सो ओके, सो दिस इज समथिंग, ऐसे कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं थी इससे पहले, ये आपको पता होना चाहिए। तो 2 तरह की कमिटीज लिखी गई हैं यहाँ पे। एक है आइडेंटिफिकेशन कमेटी, पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन है विलफुल डिफॉल्टर्स, फिर उसके बाद रिव्यू कमेटी, यानी कि जो प्रपोजल आइडेंटिफिकेशन कमेटी ने दिए हैं कि इसको क्लासिफाई कर दो विलफुल डिफॉल्टर के रूप में, वो सही है कि नहीं, उसको एक रिव्यू करना, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन कमेटी, रिव्यू कमेटी इज दिस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आप एक विलफुल डिफॉल्टर के रूप में घोषित कर दिए जाते हैं तो, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप कैसे तैसे करके लिस्ट जो है विलफुल डिफॉल्टर्स में से, उसमें से रिमूव भी हो गए, अब आप हैं भी नहीं है यहाँ पे, तब भी 1 साल तक आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। नो एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी कैन बी ग्रांटेड टू अ विलफुल डिफॉल्टर एंड इट रिमेन्स इन इफेक्ट फॉर अप टू 1 ईयर आफ्टर रिमूवल फ्रॉम लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स। ऑफ कोर्स उस पीरियड में तो नहीं ही किया जाएगा जब तक आप लिस्ट में हैं, पर लिस्ट से रिमूव होने के बावजूद 1 साल तक आपको, ये मतलब बेसिकली आप समझ रहे हैं, एक रिस्ट्रेंट पैदा करने के लिए इतना हार्श इसको बनाया गया है। लेंडर विल बी एबल टू प्रोसीड अगेंस्ट गारंटर इवन विदाउट एग्जॉस्टिंग द रेमेडीज अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। बहुत इंपॉर्टेंट, इन द सेंस जो लेंडर है, जो भी बैंक है या ओके इंस्टीट्यूशन, वो जो गारंटर है, मतलब एक तो हुआ वो जिसने लोन लिया है, फिर उसको जिसने गारंटी किया है, वो जो गारंटर है उसके खिलाफ भी प्रोसीड कर सकता है। उससे मतलब क्या, आप बताओ, आपने तो कहा था आप गारंटी लेते हैं, ऑल ऑफ दैट, ठीक है, जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, सो यू कैन गो एंड प्रोसीड अगेंस्ट ए गारंटर इवन विदाउट कि आपने सारे जो ऑप्शंस, प्रिंसिपल डेटर यानी कि जिसने लोन लिया है, वो जो उसके साथ ट्रीटमेंट की जाती है, वो सारी की सारी आपने अभी ऑप्शंस एग्जॉस्ट भी नहीं किए, फिर भी आप अपने हिसाब से यू कैन गो अगेंस्ट, you can go and proceed against the guarantor, okay। फिर उसके बाद हम आते हैं now this is very important and then we have tourism, critical and strategic minerals। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव की है रॉयल्टी रेट्स, किसके लिए, फॉर माइनिंग 3 क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, लिथियम, नायोबियम एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ओके। तो इनके लिए रॉयल्टी रेट यानी कि सरकार को कितना रॉयल्टी मिलेगा वो डिसाइड किया गया है, ओके। क्रिटिकल मिनरल्स कौन से मिनरल्स है जो क्रिटिकल है टू बी लाइक वेरी रॉ, ओके। कैसे क्रिटिकल है, क्योंकि वो देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। और वो जज किए जाते हैं बाय 2 पैरामीटर्स, ये मैं आपको इन्वायरमेंट के सेक्शन में बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ। उनकी है बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि अभी तक देखिए, अभी आपको लिथियम नहीं मिलेगा ना अगर,
तो आप कैसे एनर्जी ट्रांजिशन कर लेंगे, और एनर्जी ट्रांजिशन नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करेंगे आज के समय में। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और साथ ही में सप्लाई रिस्क, यानी कि अगर आप किसी कंट्री से फॉर एग्जांपल एक दो कंट्रीज पे ही डिपेंडेंट है उस क्रिटिकल मिनरल के लिए, तो क्रिटिकल ही है ऑफ कोर्स। एक छोटी सी वॉर हुई या कोई पैंडेमिक आया, कुछ भी हुआ, पैंडेमिक छोड़िए चलिए, कुछ भी छोटा सा कुछ ब्रेकेज ही आ गया, then the whole supply chain is disrupted and your economy is at risk. So economic importance and supply risk. Okay, तो ये दो पैरामीटर्स हैं जिस पे जज किया जाता है किसको, क्रिटिकल मिनरल्स को, उसकी क्रिटिकलिटी को बेसिकली। अब क्योंकि रॉयल्टी रेट अप्रूव हो गया है तो अब सरकार, केंद्रीय सरकार ऑक्शन कर सकती है ब्लॉक्स को फॉर दीज क्रिटिकल मिनरल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। मिनरल रॉयल्टी क्या है, एक इकोनॉमिक रेंट है जो सरकार को दिया जाएगा, किनके द्वारा, उन लोगों द्वारा जिनको राइट मिला है टू एक्सट्रैक्ट मिनरल सब्सटेंसेस, उसके एक्सचेंज में सरकार को पैसा देना है कुछ। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कौन सा सेक्शन है MMDRA 1957 का, यानी कि कौन सा शेड्यूल है बेसिकली माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 का, जो रॉयल्टी रेट्स के साथ डील करता है। सो इट्स सेकंड शेड्यूल, ये ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर देखिए कोई किसी पर्टिकुलर मिनरल के लिए रॉयल्टी रेट स्पेसिफाई नहीं किया जाता तो 12% ऑफ एवरेज सेल प्राइस, मतलब एवरेज सेल प्राइस का 12% आपको सरकार को देना पड़ता है। पर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है और इनफैक्ट इंडिया में जो मिनरल रॉयल्टी रेट्स हैं दे आर अमंग द हाईएस्ट, तो इसीलिए इंडिया ने ये तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले लिथियम, नायोबियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए इन्होंने इसीलिए रॉयल्टी रेट बहुत कम रखा है, 3%, 3%, 1%। तो इससे क्या होगा, जैसे कि यहाँ लिखा है, it will align rates with global practices and will boost mining sector investment, encourage future mineral exploration, reduce import dependency, self-reliance efforts, minimizing supply chain disruptions as well. और ये सब कुछ एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो हम देख चुके हैं इन्वायरमेंट सेक्शन में पिछले बहुत डिटेल में कि कैसे हमने 6 मिनरल्स को डीलिस्ट कर दिया है। तो इससे बेसिकली प्राइवेट सेक्टर भी इसमें माइनिंग में आ सकता है। इससे पहले सिर्फ सरकार थी, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट जॉइंट वेंचर टू सिक्योर क्रिटिकल मिनरल्स। और ये कुछ स्टेप्स जो आप लिख सकते हैं ये वो है। ओके, G20 की दिल्ली डिक्लेरेशन ने अंडरलाइन किया है कि क्या सिग्निफिकेंस है गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म का, क्योंकि ये अचीव कर सकता है SDGs। 5 प्रायोरिटी एरियाज टूरिज्म में आइडेंटिफाई करता है गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म। इनफैक्ट आप टूरिज्म पे आंसर लिख रहे हैं और उसको लिंक करना है इन्वायरमेंट के साथ या कुछ भी। अब टूरिज्म पे देखिए GS1 में क्वेश्चन आएगा और GS1 में अब इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। तो ये बात तो आप समझते हैं, पिछले कुछ साल से ऐसा हो रहा है। तो टूरिज्म और एनवायरनमेंट को लिंक कर देंगे कि कैसे द प्लेसेस आर बिकमिंग एन इकोनॉमिक डिजास्टर और ये वो, इकोलॉजिकल डिजास्टर ये वो। तो आप उसमें लिख दीजिएगा, वी मस्ट, वे फॉरवर्ड में लिख रहे हैं, वी मस्ट फॉलो द 5 प्रायोरिटी एरियाज ऑफ गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म। ओके, तो इसमें 5 क्या है प्रायोरिटी एरियाज, ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलाइजेशन, स्किल्स, टूरिज्म MSMEs एंड डेस्टिनेशन मैनेजमेंट। दिल्ली डिक्लेरेशन ने नोट किया था लॉन्च ऑफ ट्रैवल फॉर लाइफ इनिशिएटिव। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है G20 टूरिज्म एंड SDG डैशबोर्ड। ओके, जो एक ग्लोबल रेपोजिटरी की तरह काम करेगा, जहाँ पे जो वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, केस स्टडीज हैं सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस की, वो भी हमें देखने के लिए मिलेगी। G20 टूरिज्म एंड SDG डैशबोर्ड। ओके, so this is also very interesting and a good point for you to write. Okay, now we get something even more important. आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 कौन निकालता है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वीपो, राइट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भारत को मिली है 40वीं रैंक। ओके, इनोवेशन लेड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस लाने के लिए बेसिकली दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। आई थिंक एक बार ये एज इट इज सवाल पूछा भी गया है। इट इज को पब्लिश्ड एनुअली बाय कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इन सीड बिजनेस स्कूल एंड वीपो। ये 3 है बेसिकली। ओके, प्लीज रिमेंबर
और ये सारे क्राइटेरियाज आप खुद देख सकते हैं। 13th ईयर के लिए, कंजेक्यूटिव ईयर के लिए स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, इंपॉर्टेंट। ओके, स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड ऑल। इंडिया में इनोवेशन का स्टेटस क्या है? हम देखिए जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है उसमें लीड करते हैं, और हमारा जो सिनेरियो वो स्टेबल सॉर्ट ऑफ है। ओके, इनोवेशन ओवर परफॉर्मर्स में से आते हैं हम फॉर अ 13th कंजेक्यूटिव ईयर। मतलब अपने लेवल के हिसाब से हम बहुत इनोवेट कर रहे हैं, जहां हम हैं इकोनॉमिकली उसके हिसाब से। एसेंट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशन आउटपुट, सो वी रैंक 4th पब्लिकेशन आउटपुट पे। तो हम यूके को भी ओवरटेक कर गए हैं, जर्मनी को भी। ओके, जर्मनी नॉट जर्मनी। ओके, इंडिया हैज 4 टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स अमंग द टॉप 100 क्लस्टर्स। देखिए टॉप 100 टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स जो हैं वर्ल्ड के, उसमें से 4 हमारे पास है, बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। आपको वीपो पता होना चाहिए एक्चुअली। जिनीवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर्स है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, 1961 में एस्टैब्लिश्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक बैलेंस्ड एक्सेसिबल इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम को एस्टैब्लिश किया जाए। इंडिया इज ए मेंबर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक जनरल असेंबली है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है। फिर आप जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, पेरिस कन्वेंशन किसके लिए है? प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, 1988। फिर उसके बाद बर्न कन्वेंशन बहुत पहले आया था, 1928। किसके लिए? लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए। पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी, 1998। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ ऑल द 3 treaties। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक द वीडियो।